यूट्यूब चैनल मेडिकल नर्सेस सब। आज की क्लास है हमारी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग प्लस ओवीजी की क्लास, जिनका भी ईएसआईसी, एनवीएस, डीएसएसबी, सीएचओ, एनएचएम के लिए एग्ज़ाम है, उनके लिए ये क्लास बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। और मैं बता दूं कि आज की क्लास में शॉर्ट लाइन क्वेश्चन रहेंगे या फिर आप उनको वन लाइनर क्वेश्चन है जो कह सकते हैं। तो जो भी लोग अपकमिंग टाइम में तैयारी कर रहे हैं किसी भी नर्सिंग एग्ज़ाम की, ये क्लास उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि आपको ऐसा नहीं 4-5 लाइनर क्वेश्चन आते हैं, लेकिन साथ में वन लाइनर डायरेक्ट आंसरिंग क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपको सोचने का जो ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं रहती, आपको एक एक्यूरेट आंसर ही देना होता है। यदि आपने अभी हाल फिलहाल के पेपर्स देखे हों जो भी होते जा रहे हैं, अलग अलग जगह नर्सिंग के पेपर होते जा रहे हैं, मे भी 2024 में ही 5 से 6 जगह पेपर हैं जो ऑलरेडी हो चुके हैं नर्सिंग के। राजस्थान में हो चुके हैं, उत्तराखंड में पेपर हो चुका है, पंजाब में पेपर हुआ था, बट वहाँ की आंसर की के साथ है जो आपको पेपर मिला था, जिन भी बच्चों को वहाँ पे सबमिट कर लिया गया था, इसलिए उन्हें पेपर नहीं मिल पाया। लेकिन जितने भी जगह पेपर हो रहे हैं, आपके जो कमेंट्स हैं, जो रिव्यू मिल रहे हैं चैनल को, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि आपको क्लासेस में कोई चेंजेस चाहिए हो या फिर कुछ अपकमिंग टॉपिक के बारे में बात करनी हो, तो आप वो चीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर ड्रॉप कीजिए, क्योंकि मुझे भी एक आइडिया मिलेगा कि आपको और किस तरीके की क्लासेस लाई जाए। थ्योरी बेस्ड की ज़रूरत है कि फार्मा की ज़रूरत है, क्योंकि ऑल राउंड सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ा सकती हूँ। इवन मैं इतनी मेहनत तो कर ही सकती हूँ आपके लिए। तो आज की क्लास में कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग प्लस ओबीजी के वो क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में कई बार अलग अलग तरीके से तो आए ही हैं, लेकिन आपके लिए उन क्वेश्चंस की जो ज़रूरत है वो क्यों है, क्योंकि आपने यदि मान लीजिए ईएसआईसी का पेपर दिया, डीएसएसबी का पेपर दिया, आपने कोई सा भी पेपर दिया, तो आपके लिए क्वेश्चंस ज़रूरी हैं। तो चाहे चैनल पे कोई भी पेपर यदि आपके सॉल्व करवाए जाते हो या क्लासेस चलती हों, तो आप लोग प्लीज़ उन सभी को ज्वाइन किया कीजिए, क्योंकि वो आप ही के लिए रहती हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी रहती हैं। और जो भी लोग अपकमिंग टाइम में एग्ज़ाम्स के लिए पेपर से स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं, तो वो भी आपको अवेलेबल है, वो भी आपको डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके है जो परचेस करना होगा। Which of the following structure stores bile that is produced by the liver and release it into the duodenum to aid in fat digestion? यहाँ पर ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो बाइल को स्टोर करेगा? वो बाइल जिसको बनाया किसने? लीवर ने, यकृत ने, रिलीज किया जाएगा ड्यूडेनम में फैट को डाइजेस्ट करने के लिए। उस स्ट्रक्चर का नाम बताइए जहाँ पर बाइल का स्टोर होगा। बनाने का काम करता है लीवर, लेकिन स्टोर करने का काम कौन करेगा? पैंक्रियास, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन या फिर अपेंडिक्स? कहाँ पे बाइल स्टोरेज होगा? तो यहाँ पर बाइल की स्टोरेज पूछा गया है, तो यदि आपको बाइल का प्रोडक्शन पूछे तो प्रोड्यूस करने का काम किसका है? लीवर का। अब जो 4 ऑप्शन है, इनमें से एग्जाम में क्वेश्चंस क्या आते हैं? पहला जो ऑप्शन है पैंक्रियास, इसमें से आपकी बीटा अल्फा डेल्टा सेल्स पूछी जाती हैं। इंसुलिन का सीक्रेशन कौन करेगा? पैंक्रियास की बीटा सेल्स। ग्लूकागॉन, सोमेटोस्टेटिन, ये तीनों हार्मोन रिलीज करती है पैंक्रियास। पैंक्रियास को ही मिक्स्ड ग्लैंड कहा जाता है, एंडो प्लस एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन मतलब कि हार्मोन रिलीज करती है, एक्सोक्राइन मतलब कि ये साथ में एंजाइम्स को भी रिलीज करने का काम करती है। अब यहाँ पर गॉल ब्लैडर, तो गॉल ब्लैडर के लिए क्वेश्चन एग्जाम में एक तो कोलीलिथियासिस आता है, जिसको कहते हैं हम जो स्टोन है, क्या है? गॉल्स स्टोन, या फिर जो यहाँ पे जो स्टोन्स मतलब पथरी कहलाएगी एक तरीके की, लेकिन जो टर्म यूज़ किया जाता है मेडिकल में वो क्या कहलाता है? कोलीलिथियासिस। क्या है? कोलीलिथियासिस। तो यहाँ पर स्प्लीन को क्या कहा जाता है? ग्रेवयार्ड कहा जाता है, आरबीसी का कब्रिस्तान। अपेंडिक्स में अपेंडिसाइटिस क्वेश्चंस बनता है, साथ ही साथ यहाँ पर मैकबर्नी टेंडरनेस क्वेश्चन आता है कि ये किसका साइन है, तो ये भी अपेंडिक्स का ही है। अपेंडिसाइटिस के कारण जो सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है वो क्या होता है? परफोरेशन होने के चांसेस। तो ये बेसिक क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन की हम बात करें कि बाइल का स्टोरेज, तो बहुत ही सिंपल सा आंसर है यहाँ पर कहाँ पे होगा? गॉल ब्लैडर में। ये देखिए, ये यहाँ पर आपका स्टमक हो गया, ये जो पीछे की तरफ है आपको पैंक्रियास दिख रही है, बाइल डक्ट है। स्टोरेज कहाँ पे होगा? यहाँ पे गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर एक हॉलो पियर शेप्ड ऑर्गन है जो कि लिवर के नीचे रहेगा। इसका प्राइमरी फंक्शन यही है कि
जो बाइल बनाया लिवर ने हो उसको स्टोर करने का काम ये करेगा। जब भी ज़रूरत पड़ेगी फैट को डाइजेस्ट होने के लिए बाइल की ज़रूरत पड़ती है, तब ये क्या होगा, बाइल कहाँ पे छोड़े जाएगा, बाइल डक्ट के थ्रू ड्यूडेनम में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंजाइम एमाइलेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ। तो जो एमाइलेज एंजाइम है किसके ब्रेकडाउन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट या फिर न्यूक्लिक एसिड, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, एमाइलेज, प्रोटीन के लिए, फैट के लिए, कार्बोहाइड्रेट की, न्यूक्लिक एसिड के लिए। तो जो एमाइलेज है रिस्पॉन्सिबल होता है किसके ब्रेकडाउन में, कार्बोहाइड्रेट, किसके, कार्बोहाइड्रेट। देखिए यहाँ पर पूरे एंजाइम दिए हैं और किसको किसकी ज़रूरत है, तो कार्बोहाइड्रेट और एमाइलेज की ज़रूरत किसके लिए, डाइजेस्ट करने के लिए, कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर और ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए। प्रोटीन के लिए ज़रूरी होता है प्रोटीएज एंजाइम, जो कि प्रोटीन को छोटे छोटे यूनिट्स मतलब अमीनो एसिड में कन्वर्ट करेगा। लिपिड के लिए लाइपेज की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि लिपिड को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करने का काम करेगा। तो ये बेसिक एंजाइम्स हैं जो क्या करेंगे, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन को कन्वर्ट करने का काम करेंगे, जो कि बेसिक यूनिट में जो आपकी बॉडी उसको यूज़ कर सके। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन, द 4 C's ऑफ कम्युनिकेशन इन नर्सिंग इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो 4 C's हैं, क्या है, 4 C's हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस में, उनमें से कौन सा सी इंक्लूडेड नहीं है, कंपैशन, क्लैरिटी, कॉम्पिटेंस या फिर कॉन्फ्लिक्ट, कौन सा सी नहीं है। तो 4 सी होते हैं, तो यहाँ पे 4 सी होते हैं, क्या है, 4 सी है कम्युनिकेशन प्रोसेस में नर्सिंग में, तो कौन सा सी नहीं है, कंप्लीट होता है, केस बाय केस होता है, कॉन्साइज होता है, करेक्ट होता है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट देखने को नहीं मिलेगा। क्या है, कॉन्फ्लिक्ट देखने को नहीं मिलेगा। बाकी 4 C's तो होते हैं कंप्लीट, केस बाय केस, कॉन्साइज और करेक्ट। दूसरा है यहाँ पे 4 उन तरीक़ों से भी आप मान सकते हैं कि कोलैबोरेशन, क्रेडिबिलिटी, कंपैशन और कोऑर्डिनेशन। तो यहाँ पर ये सभी दिए गए हैं, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट इसका हिस्सा नहीं है। क्या है, कॉन्फ्लिक्ट इसका हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, डिसीज दैट इज क्लोज टू बी इरेडिकेटेड इन इंडिया। तो भारत से कौन सी डिसीज़ है जो कि इरेडिकेट हो चुकी है, डिप्थीरिया, मीजल्स, पोलियो या फिर गोनोवॉर्म डिसीज़, कौन सी डिसीज़ है जिसका इरेडिकेशन हो चुका है भारत से। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन की हम बात करें तो वो है पोलियो। क्या है, पोलियो डिसीज़ है जो कम्प्लीटली इरेडिकेट हो चुकी है। इसके कुछ केसेस पाकिस्तान में अभी भी रिमेनिंग है, लेकिन इंडिया में तो नहीं है। यहाँ पर वर्ल्ड की बात नहीं की गई, यहाँ पर ओनली इंडिया के बारे में पूछा गया है कि जो डिसीज़ इंडिया से इरेडिकेट हो चुकी है, तो मीजल्स के केस अभी भी आ जाते हैं, डिप्थीरिया के आ जाते हैं, गोनोवॉर्म के आ जाते हैं, लेकिन पोलियो है जो इरेडिकेट हो चुकी है इंडिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू रिगार्डिंग द एपिडेमियोलॉजी ऑफ पोलियो। तो पोलियो की एपिडेमियोलॉजी को लेके सही क्या है, सही क्या है पोलियो की एपिडेमियोलॉजी को। लेस देन 300 केसेस रिपोर्टेड इन इंडिया 2001, न्यू केसेस आर नाउ ओनली रिपोर्टेड फ्रॉम एमपी, यूपी, बिहार एंड उड़ीसा। टाइप 2 virus is most common cases of epidemic. All live vaccine can be given during polio epidemic. एपिडेमियोलॉजी, पोलियो की एपिडेमियोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी का मतलब होता है डिसीज़ के स्टार्ट होने से लेके प्रिवेंशन तक की जो ट्रीट तक की कंडीशन क्या कहलाती है, एपिडेमियोलॉजी। अब यहाँ पर सही पॉइंट क्या है इसको लेके, तो वो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। क्या है, ऑप्शन नंबर ए कि जो पोलियो है, क्या है, पोलियो है, इसके इंडिया में 2001 तक 300 से भी कम केस रिपोर्ट हुए हैं। क्या है यहाँ पे सही पॉइंट, लेस देन 300 केसेस रिपोर्टेड इन इंडिया 2001। तो यहाँ पे सही चीज़ पूछी गई है पोलियो को लेके। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉस्क्यूटो इज इम्पोर्टेंट रिगार्डिंग द इंटरनेशनल ट्रेवल। तो इंटरनेशनल ट्रेवलिंग के लिए कौन सा मच्छर इंपॉर्टेंट माना गया है, एडीज, एनाफ्लीज, क्यूलेक्स या फिर मेंसोनियोइड्स, कौन सा मच्छर है यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रेवल के लिए जो कि कहा है,
तो वो होगा एडीज, क्योंकि एडीज से है जो क्या है, एडीज की अलग अलग प्रजातियों से अलग अलग कंडीशन होती हैं। एडीज एगेप्टी क्या कॉज करेगा यहाँ पर, रिस्पॉन्सिबल है ही साथ साथ काला अजहर के लिए, जीका वायरस के लिए, चिकनगुनिया के लिए। इसीलिए यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए मच्छर तो सभी क्या हैं, हानिकारक हैं, लेकिन एडीज से है जो अलग अलग बीमारी हो सकती है, चिकनगुनिया भी हो सकता है, डेंगू भी हो सकता है, एडीज की प्रजाति से काला अजहर भी हो सकता है। तो ये सभी के कारण यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रैवलिंग के लिए जो मच्छर इंपॉर्टेंट बताया है मॉस्क्यूटो, वो क्या है, एडीज की। क्वेश्चन है एग्जाम में बहुत आता है। क्वेश्चन में कहा गया है कि फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ केसेस ऑफ क्लास 3 डॉग बाइट ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट एक्सेप्ट। तो यहाँ पर क्लास 3 जो डॉग बाइट का केस है सभी चीज़ें सही है किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में है गिव इम्यूनोग्लोबुलिन फॉर पैसिव इम्यूनिटी, गिव ARV, इमीडिएटली स्टिच वुंड अंडर एंटीबायोटिक कवरेज, इमीडिएटली वॉश वुंड विथ सोप एंड वाटर। डॉग का यदि किसी को कुत्ते ने काटा तो क्लास 3 वाली यहाँ पे ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, तो सब चीज़ें की जाएंगी किसी एक को छोड़कर। ARV दिया जाएगा पैसिव इम्यूनिटी के लिए, इम्यूनोग्लोबुलिन भी दिया जाएगा। पानी से तुरंत जो साबुन और पानी से तुरंत जहाँ पे भी डॉग ने काटा है उस एरिया को क्या करना है, क्लीन करना है, वॉश करना है। तो यहाँ पर जो तुरंत है, स्टिचिंग तुरंत नहीं की जानी है। कब है, स्टिचिंग तुरंत है जो नहीं की जानी है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, इमीडिएटली स्टिच वुंड अंडर एंटीबायोटिक कवरेज। 3 कैटेगरी में रखा जाता है। यदि कैटेगरी फर्स्ट ट्रीटमेंट में क्या होगा, लिकिंग, टचिंग और इंटैक्ट स्किन ब्रेकआउट नहीं हुई है, ओनली चाटा है और टच किया है, वो कैटेगरी फर्स्ट। ऐसे केस में आपको साबुन से धुल देना है। दूसरी कैटेगरी होती है कि सलाइवा है जो एब्रेशन हुआ है, काटने के बाद ब्लीडिंग हो रही है, स्किन विदाउट ब्लीडिंग, एब्रेशन है मतलब अनकवर्ड स्किन भी है, निबलिंग भी हुआ है यहाँ पे मान लीजिए, तो वुंड को क्लीन करना और रेबीज वैक्सीनेशन प्रोवाइड कराना है। लेकिन क्लास 3 में पेनिट्रेशन हुई है, स्किन क्या है, कांटेक्ट हुआ है, सलाइवा लिक करके आपकी बॉडी के अंदर भी गई है, तो यहाँ पर वुंड को क्लीन करना है, रेबीज वैक्सीन भी देना है, इम्यूनोग्लोबुलिन भी देना है, लेकिन स्टिचिंग आपको तुरंत है जो एंटीबायोटिक के साथ नहीं करना है। क्लियर, ये कैटेगरी आपको एग्जाम में ज़रूर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीमोप्रोफाइलैक्सिस इज डन फॉर ऑल एक्सेप्ट। सभी केसेस में कीमोप्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट दिया जाएगा किसी एक को छोड़कर। कोलेरा में, टीनियासिस में, मलेरिया में, लेप्रोसी में, किस में नहीं देंगे कीमोप्रोफाइलैक्सिस। कीमोप्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट का मतलब होता है कि बीमारी होने के पहले ही, मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर एरिया में मलेरिया फैला हुआ है, क्या है, मलेरिया फैला हुआ है, तो वहाँ पर उस डिसीज़ को प्रिवेंट करने के लिए ही पहले से ही ट्रीटमेंट दिया जाएगा, तो वो कहलाएगा कीमोप्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट। लेकिन सभी में देंगे किसी एक को छोड़कर, तो वो क्या होगा, कीमोप्रोफाइलैक्सिस। किसी भी डिसीज़ को प्रिवेंट करने के लिए जो ट्रीटमेंट दिया जाता है डेवलपमेंट होने से रोकने के लिए, क्या कहलाता है, कीमोप्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट। ये डिपेंड करेगी इन्फेक्शियस कंडीशन पर, और स्पेशली ये दिया जाएगा ट्रॉपिकल इन्फेक्शन डिसीज़ को प्रिवेंट करने के लिए। कोलेरा को, मलेरिया को देंगे, लेप्रोसी के लिए, लेकिन टीनियासिस के लिए ट्रीटमेंट कीमोप्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टिटनेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो टिटनेस होने से आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा सकते हैं। एक्टिव इम्यूनाइजेशन विथ टिटनेस टॉक्साइड विथ बूस्टर एवरी 5 to 10 ईयर, एडिक्वेट वुंड, टोटल ऑफ कंटेमिनेटेड वुंड, कंसीडर पैसिव इम्यूनाइजेशन विथ हाइपर इम्यून इम्यूनोग्लोबुलिन, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। टिटनेस का जो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी बैक्टीरिया, क्या है, टिटनेस बैक्टीरियल है। इसके जो बैक्टीरिया हैं, और जो बैक्टीरिया अपने अंडे देता है कहाँ देता है, मिट्टी में, कहाँ पर, जो नमी वाली मिट्टी होती है वहाँ पर, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। अब यहाँ पर इसको आप प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, वैक्सीनेशन के थ्रू भी, बूस्टर डोज दे के हर 5 से 10 साल के बीच में, यदि किसी को कुछ लग जाए तब भी TT का इंजेक्शन दिया जाता है और क्लीन किया जाएगा उस वुंड को। पैसिव इम्यूनाइजेशन दिया जाएगा हाइपर इम्यून इम्यूनोग्लोबुलिन के साथ में। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दी अबव। एक क्वेश्चन और एग्जाम में आता है कि प्रेगनेंसी में कौन सी वैक्सीन दी जाती है, तो टिटनेस टॉक्साइड वैक्सीन दी जाती है, 2 डोज दिए जाते हैं।
दो डोज के बीच में एटलीस्ट 4 वीक का है जो गैप भी दिया जाता है। तो यहाँ पे आपको आ सकता है एग्जाम में कि कौन सी वैक्सीन है जो माँ को लगाएंगे तो जो होने वाला बच्चा यूट्रस में है वो भी बच सकता है, तो वो टिटनेस। नेक्स्ट इज कीमोप्रोफाइलैक्सिस फॉर कोलेरा इज डन बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग। तो अभी हमने पढ़ा कि कीमोप्रोफाइलैक्सिस है क्या, कोई भी डिसीज़ है उसको होने से रोकना है, प्रिवेंट करना है, तो क्या कीमोप्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट। अब यहाँ पर कौन सी मेडिसिन है जो कोलेरा के लिए कीमोप्रोफाइलैक्सिस के तौर पे यूज़ की जाएगी? डॉक्सीसाइक्लिन 300 mg सिंगल डोज, मेट्रोनिडाजोल 300 mg स्टेट, वैंकोमाइसिन 1 mg स्टेट, या फिर कैनामाइसिन 500 mg स्टेट। स्टेट ऑर्डर का मतलब है ओनली एक ही बार, क्या है, एक ही बार। अब कीमोप्रोफाइलैक्सिस डोज है जो कोलेरा के लिए, या तो वो होती है टेट्रासाइक्लिन या होती है डॉक्सीसाइक्लिन, दो में से अवेलेबल है तो दे सकते हैं। तो वो क्या देंगे आप? डॉक्सीसाइक्लिन, जो कि एक एंटीबायोटिक है, 300 mg सिंगल डोज बस है जो यहाँ पे दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, यदि एग्जाम में डॉक्सीसाइक्लिन की जगह टेट्रासाइक्लिन हो तो आप टेट्रासाइक्लिन को भी मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कीमोप्रोफाइलैक्सिस फॉर मलेरिया इज रिक्वायर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो मलेरिया के केस में कीमोप्रोफाइलैक्सिस किस में ज़रूरी होगा? वो जिनकी उम्र 30 साल की प्रेग्नेंट वूमेन है, चिल्ड्रन जिनकी उम्र 6 साल से कम है, ट्रेवलर्स फ्रॉम नॉन एंडेमिक टू एंडेमिक एरिया, या फिर एडल्ट 20 से 40 साल के। कीमोप्रोफाइलैक्सिस मलेरिया का ट्रीटमेंट उसको ज़रूरी होगा जो ट्रेवलर नॉन एंडेमिक, मतलब जहाँ पे मलेरिया नहीं है और जहाँ पे मलेरिया है वैसी जगह में एंट्री कर रहे हैं उनके लिए, ताकि उनको यदि एंडेमिक एरिया में आते हैं तो उनको है जो प्रॉब्लम ना हो, इसलिए दिया जाएगा क्या? कीमोप्रोफाइलैक्सिस फॉर मलेरिया ट्रीटमेंट। नेक्स्ट वन, लेप्रोबैसिला आर मेनली ट्रांसमिटेड बाय। लेप्रोबैसिला कैसे ट्रांसमिट होगा? स्किन कॉन्टैक्ट से, ड्रॉपलेट से, स्टूल से कि यूरिन से? लेप्रोबैसिलाई है, क्या है? माइकोबैक्टीरियम लेप्रा है। कैसे ट्रांसमिट होते हैं? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से, छींकने खांसने से, जैसे टीबी के फैलते हैं वैसे ही लेप्रोसी के भी फैलते हैं। लेप्रोबैसिलाई जो कि ट्रांसमिट कैसे होंगे? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, हर्ड इम्यूनिटी इज नॉट इम्पॉर्टेंट इन ऑल। इम्पॉर्टेंट नहीं है। टिटनस में, पर्ट्यूसिस में, डिप्थीरिया में कि सभी में? हर्ड इम्यूनिटी दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट इन। तो हर्ड इम्यूनिटी इम्पॉर्टेंट इन सभी केसेस में नहीं। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब ऐसी इम्यूनिटी कि आपको कोई बीमारी एक बार होती है, होते 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 2-3 बार हुई और आपकी बॉडी उसके लिए क्या हो जाए? सक्षम हो जाए कि दोबारा नहीं होगी। तो यहाँ पर जो हर्ड इम्यूनिटी इन तीनों केसेस में इम्पॉर्टेंट नहीं है, न टिटनस में, न पर्ट्यूसिस में, न डिप्थीरिया में। नेक्स्ट वन, मैटरनल एंटीबॉडीज आर नॉट प्रोटेक्टिव इन। तो जो मैटरनल एंटीबॉडी है वो किसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगी? टिटनस को, पर्ट्यूसिस को, डिप्थीरिया को कि पोलियो को? तो टीडैप वैक्सीन है जो दे दिया जाता है प्रेगनेंसी में, दिया जाता है टीडैप वैक्सीन। लेकिन मैटरनल एंटीबॉडीज़ हैं जो पोलियो से प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, होने वाले बच्चे को पोलियो से प्रोटेक्ट नहीं कर सकती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टिटनस का वैक्सीन देंगे तो बच्चा प्रोटेक्ट होगा, एंटीबॉडीज़ जो मैटरनल एंटीबॉडी बच्चे को टिटनस से प्रोटेक्ट, टीडैप दिया जाता है तो इसमें डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस दोनों हो सकते हैं। इसके कारण क्या है? मैटरनल एंटीबॉडीज़ प्रोटेक्ट कर पाएंगी। लेकिन पोलियो के लिए ऐसा अभी तक कुछ भी नहीं दिया जाता है। पोलियो को आफ्टर बर्थ के बाद दिया जाता है, लेकिन मैटरनल एंटीबॉडीज जब बच्चा फीटस में रहेगा तभी प्रोटेक्शन का काम करेगी, तो वो क्या होगा? पोलियो। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू WHO फॉर मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट टीबी रेजिस्टेंस शुड बी प्रेजेंट एटलीस्ट 2। तो मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट टीबी है यदि किसी को, तो रेजिस्टेंस ही है वो किन से होगी? एटलीस्ट किन से हो सकती है? INH एंड RMP से, INH एंड FTB, RMP एंड PZM, या फिर ETB एंड PZM। किससे होगी मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट टीबी में रेजिस्टेंसी? तो वो होगी यहाँ पर आइसोनियाज़िड एंड रिफाम्सिन से। किससे? आइसोनियाज़िड एंड रिफाम्सिन से। नेक्स्ट वन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रांसमिटेड बाय फ्ली एक्सेप्ट। तो सभी फ्ली से होने वाला
प्रॉब्लम है किसी एक को छोड़कर। बेसिलरी एंजियोमेटोसिस, म्यूरिन टाइफस, लाइम डिसीज या फिर प्लेग, तो सबके लिए फ्ली रिस्पॉन्सिबल हो सकती है, लेकिन लाइमी डिसीज़ के लिए नहीं, क्योंकि लाइमी डिसीज़ टिक्स से होगा, जो कि बोरेलिया बैक्टीरिया स्टिक में प्रेजेंट होगा उसके द्वारा। बाकी यहाँ पर मेरीन टाइफस है, इसके लिए जेनोस्फाइलिया, जो मेरीन टाइफस क्या है, एक फ्ली के थ्रू जीनोफाइसला चियोपिस नाम की जो फ्ली है, इससे होने वाली प्रॉब्लम है। प्लेग है अर्सीनिया पेस्टिस बैक्टीरिया से होगा, लेकिन ये जो स्मॉल मैमल्स के ऊपर फ्ली रहेंगी, उनके थ्रू ये बैक्टीरिया आपकी बॉडी में आएगा। तो यहाँ पर आपको पूछा गया है कि सभी फैलेंगी किससे, सभी फैलेंगी यहाँ पे फ्ली से, किसी एक को छोड़कर, तो वो होगी लाइमी डिसीज़। क्या होगी? लाइमी डिसीज़। एग्जाम में प्लेग का कॉज पूछ सकते हैं, तो अर्सीनिया पेस्टिस बैक्टीरिया। नेक्स्ट वन, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ ब्यूबेनिक प्लेग इज, तो ब्यूबेनिक प्लेग का पॉजिटिव एजेंट क्या है? बायपेस्टिस और अर्सेनिया पेस्टिस, जेनोफाइसला चियोपिस, जेनोपायरिलिया एस्टिया या फिर रेटस। ये जस्ट अभी बताया मैंने आपको कि प्लेग के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है? एर्सीनिया पेस्टिस, और इसका नाम क्या है? ब्यूबेनिक प्लेग, जिसको फर्स्ट पेंडेमिक के नाम से भी जाना जाता है। याद रखें, फर्स्ट पेंडेमिक के नाम से भी जाना जाता है, और दूसरी चीज़ ब्यूबेनिक प्लेग को ही महामारी के तौर पे भी जाना जाता है। काली मौत है जो इस ब्लैक डेथ के नाम से भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट डेंजरस फॉर ट्रांसमिटिंग प्लेग? प्लेग के लिए क्या है जो मोस्ट डेंजरस ट्रांसमिशन होगा? ब्लॉक्ड फ्ली, पार्शियली ब्लॉक्ड फ्ली, बोथ या फिर अनब्लॉक्ड फ्ली। मोस्ट डेंजरस ट्रांसमिशन है प्लेग के लिए, वो होगा पार्शियल ब्लॉक्ड फ्ली। पार्शियली ब्लॉक्ड फ्ली है जो स्मॉल ओपन चैनल के थ्रू क्या करेंगी? आपके अंदर जाएंगी एज कंपेयर टू अदर्स के। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पे एर्सीनिया पेस्टिस के लिए जो फ्ली, कौन सी फ्ली जिम्मेदार है यहाँ पे मानी गई है? तो यहाँ पर जो फ्ली है जो कौन सी होंगी? पार्शियली ब्लॉक्ड फ्ली, और ये जनरली मीडिएट एफिशिएंट, मतलब कम जगह से भी आपके अंदर है जो ट्रांसफर हो सकती हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पर्ट्यूसिस, तो पर्ट्यूसिस का ट्रांसमिशन मोड क्या है? वेक्टर ट्रांसमिशन है, थ्रू द कंटामिनेटेड वाटर, ड्रॉपलेट की फीको ओरल। पर्ट्यूसिस का जो ट्रांसमिशन ऑफ मोड है वो होता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। क्या है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू फैलेगा। यहाँ पे आपको एग्जाम में आ सकता है कि इसके लिए कॉज क्या तो है? वार्डिटेला पर्ट्यूसिस, जो कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों को होगा। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होगा, सर्दी खांसी बुखार होगा बच्चे में। अगला क्वेश्चन है, और जिन बच्चों को कन्वल्जन्स आने की समस्या होती है उनमें पर्ट्यूसिस वैक्सीन नहीं दी जाती। एग्जाम में आपको इतना ही आता है। नेक्स्ट वन, टाइम रिक्वायर्ड टू मेजर द माउंटेक्स टेस्ट, तो माउंटेक्स टेस्ट और ट्यूबरकुलिन टेस्ट की रीडिंग के लिए कितने समय की ज़रूरत होती है? 24 से 48 घंटे, 48 से 72 घंटे, 10 से 12 घंटे या फिर 2 से 4 घंटे। तो माउंटेक्स टेस्ट है, इसको मेज़र करने के लिए कितने टाइम की ज़रूरत पड़ती है? वो था एटलीस्ट 72 आवर्स, 72 घंटे। और यहाँ पर है वो कितना है? वो है 48 से 72 घंटे। देखिए, जो पीपीडी इंजेक्ट किया जाता है एक इनसर्किल बना के, ये देखिए यहाँ पे पीपीडी इंजेक्ट किया गया, मान लीजिए एक इनसर्किल बना के, लेकिन यहाँ पर 72 घंटे के बाद जो प्रोटीन डेरिवेटिव्स इंजेक्ट किए हैं टीबी के टेस्टिंग माउंटेक्स टेस्ट के लिए, कोई भी निशान, कोई भी रेडनेस, कोई कुछ भी नहीं होता है, तो क्या मतलब नेगेटिव है। लेकिन यदि रेडनेस आती है 10 mm इन डायमीटर तक, कितना? 10 mm डायमीटर तक, मतलब यहाँ पर क्या है? पॉजिटिव है, जो माउंटेक्स टेस्ट कंसीडर किया जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट वन, नेम ऑफ द ओरल पोलियो वैक्सीन, तो इनमें से ओरल पोलियो वैक्सीन कौन सी है? BCG, TAB, SALK या फिर वैक्सीन है ओरल पोलियो वैक्सीन, तो वो है यहाँ पर 7। कौन सी? 7 के लिए है जो ओरल पोलियो वैक्सीन के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर BCG किसके लिए? ट्यूबरक्लोसिस के लिए, इंट्राडर्मल रूट से दी जाती है। साल्क और 7, एक होती है इंजेक्टेबल, दूसरी होती है ओरल।
पोलियो वैक्सीन। तो यहाँ पर जो ओरल पोलियो वैक्सीन है वो कौन सी, वो है 7। नेक्स्ट वन, दी फॉलोइंग आर द स्टैंडर्ड ट्यूबरक्लोसिस ड्रग एक्सेप्ट, तो सभी स्टैंडर्ड टीबी की ड्रग हैं किसी एक को छोड़कर। क्लोरोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, आइसोनियाजेड या फिर पायराजिनामाइड PAS। तो यहाँ पर स्ट्रेप्टोमाइसिन, आइसोनियाजेड, पायराजिनामाइड ये तीनों हैं, लेकिन क्लोरोमाइसिन नहीं है। क्या है, क्लोरोमाइसिन नहीं है। नेक्स्ट इज कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रिपल एंटीजन, तो ट्रिपल एंटीजन का कॉम्बिनेशन क्या है यहाँ पे, DPT, BCG, TAB या फिर ECG। ट्रिपल एंटीजन का कॉम्बिनेशन पूछा गया है। ट्रिपल मतलब 3, तो ओनली एक ही है यहाँ पर, वो है DPT वैक्सीन। क्या है, डिप्थीरिया पर्टिसिस टिटनेस। ECG है जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी के लिए बताया है। TAB है ये जो टाइफॉइड के लिए वैक्सीन है आपकी, और DPT डिप्थीरिया पर्टिसिस टिटनेस। नेक्स्ट वन, द टाइम इंटरवल बिटवीन इन्फेक्शन ऑफ सस्पेक्टेड पर्सन एंड द अपीयरेंस ऑफ साइन एंड सिम्टम ऑफ द डिसीज इज कॉल्ड। तो आज की इस क्लास में यदि जो भी लोग ये क्लास ज्वाइन किए हुए हैं और एंड तक देखते हैं तो उनके लिए कम्युनिटी में आपको ओनली एक बार PR या बस रीड करने की बस ज़रूरत पड़ेगी और आपका एग्जाम है जो ईजिली क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको यदि इंटरवल पूछा जाता है कि किसी सस्पेक्टेड पर्सन की बॉडी में कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट एंटर कर गया और उसके बाद उसकी बॉडी ने लक्षण दिखाए, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाता है इनक्यूबेटरी पीरियड और इनक्यूबेशन पीरियड। क्या है, इनक्यूबेशन पीरियड। क्वारंटाइन का मतलब होता है यदि आप किसी अनहेल्दी पर्सन से मिल के आए लेकिन आप ठीक हैं, तब भी आपको आइसोलेट कर दिया जाएगा ताकि दूसरों को प्रॉब्लम ना हो, और आप जितना जो इनक्यूबेटरी पीरियड है उतने टाइम तक आपको आइसोलेट रखा जाएगा, वो कहलाता है क्वारंटाइन पीरियड। नेक्स्ट वन, रूट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस बी। तो हेपेटाइटिस बी कैसे ट्रांसमिट होगा, ओरल, पेरेंट्रल, फीको ओरल या फिर कंटामिनेटेड वाटर के थ्रू। तो हेपेटाइटिस बी का ट्रांसमिशन होगा पेरेंट्रल रूट से, फीको ओरल रूट से, और ये ट्रांसमिट होते हैं कौन से रूट से, फीको ओरल रूट से। तो वो हो गए हेपेटाइटिस ए और ई। लेकिन हेपेटाइटिस बी या तो वर्टिकल ट्रांसमिशन माँ से बच्चे को हो सकता, निडल प्रिक इंजरी से हो सकता है, पेरेंट्रल रूट से हो सकता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, पेरेंट्रल रूट। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन दिया जाता है बच्चे को एट द टाइम ऑफ बर्थ इंट्रामस्कुलर रूट से, वास्टस लैटरलिस मसल्स में। यदि नहीं, बच्चे की वजन 2 kg से कम है, तब हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन नहीं दिया जाएगा। जितने भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं यदि उनको निडल प्रिक होती है तो विदिन 72 घंटों के हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इंजेक्ट करने के लिए कहा जाता है। और कुछ हॉस्पिटल की पॉलिसीज़ होती हैं कि आप जब भी ज्वाइनिंग करते हैं तो आपको हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लगा हुआ हो। क्लियर है, ये छोटे छोटे टर्म्स हैं, एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर का जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो क्या है, इंट्रावीनस, ओरल, ओरोफेशियल, रेस्पिरेटरी या फिर ड्रॉपलेट। तो टाइफाइड फीवर के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है, साल्मोनेला टाइफी नाम का बैक्टीरिया। क्या है, साल्मोनेला टाइफी नाम का बैक्टीरिया। ये होता है गंदा खाने पीने के कारण। इससे गंदे खाने पीने से, तो वो होगा यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा, ओरोफेशियल रूट। क्लियर। नेक्स्ट वन, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ डिप्थीरिया। तो डिप्थीरिया का कॉजेटिव एजेंट पूछा है, माइकोबैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया या फिर स्टेफाइलोकोकस। तो यहाँ पर डिप्थीरिया का पॉजिटिव एजेंट है कॉर्नीबैक्टीरिया डिप्थीरिया। क्या है, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया। अगला क्वेश्चन है इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मीजल्स। मीजल्स का इंक्यूबेटरी पीरियड कितना होता है, 1 से 7 दिन, 7 से 14 दिन, 14 से 21 दिन या फिर 21 से 28 दिन तक। तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ द एग्जाम में वीक्स के हिसाब से आता है। तो मीजल्स का जो इंक्यूबेटरी पीरियड होता है 7 से 14 दिनों तक का। कितना, 7 से 14 दिन का, दैट मीन्स 2 वीक्स तक का। अगला क्वेश्चन है साइट फॉर माउंटेक्स टेस्ट। माउंटेक्स टेस्ट और जो ट्यूबरकुलिन टेस्ट है इसमें PPD इंजेक्ट करने के लिए कौन सी साइट चूज की जाएगी, आउटर एंड अपर क्वाड्रेंट ऑफ ग्लूटियस मैक्सिमस, डेल्टॉइड रीजन, पोस्टीरियर लेफ्ट फोरआर्म या फिर एंटीरियर लेफ्ट फोरआर्म। तो क्या यूज़ किया जाता है, अभी मैंने एक इमेज में आपको दिखाया है। तो यूज़ किया जाता है एंटीरियर फोरआर्म। कहाँ पे, एंटीरियर फोरआर्म को, और वो भी लेफ्ट साइड की फोरआर्म को है जो यूज़ किया जाएगा। तो आंसर आपको क्या देना है, एंटीरियर लेफ्ट फोरआर्म। यदि 10 mm से ज़्यादा में रेडनेस आती है मतलब क्या है, माउंटेक्स टेस्ट पॉजिटिव है।
नेक्स्ट वन, मीडिया ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ वोबिन टाइप ऑफ ट्यूबरकुल बैसिलाई इज। तो वोबिन टाइप का जो ट्यूबरकुल बैसिलाई है कैसे ट्रांसमिट होगा? दूध से, पानी से, हवा से कि खाने से? किससे ट्रांसमिट होगा ट्यूबरकुल बैसिलाई वोबिन? तो वो होगा दूध से। किससे? दूध से। यदि गाय को प्रॉब्लम है तो उनके जो दूध आप निकालते हैं उससे है जो वोबिन ट्यूबरकुल बैसिलाई है जो ट्रांसमिट हो सकता है। नेक्स्ट वन, पेनफुल मिक्चुरेशन मतलब यूरिन पास करते समय दर्द होना, क्या है? एन्यूरेसिस, डिसयूरिया, रिटेंशन ऑफ यूरिन या फिर डायरिया। तो डायरिया का मतलब तो होगा लूज मोशन, एन्यूरेसिस का मतलब होगा बेड वेटिंग, बिस्तर में सूसू करना, डिस मतलब कुछ दर्द हो रहा है तो यहाँ पे वही कहा पेनफुल मिक्चुरेशन, तो क्या होगा? डिसयूरिया। क्या है? डिसयूरिया। नेक्स्ट वन, अमाउंट ऑफ सोल्यूशन दैट इज यूज्ड फॉर इवैक्यूएंट एनीमा इन एडल्ट। तो इवैक्यूएंट एनीमा, यदि आपको रेक्टम को खाली करना है तो इवैक्यूएंट एनीमा में कितना सॉल्यूशन होगा? 100 से 250 ml, 250 से 350 ml, 500 से 1000 ml या फिर 1000 से 1500 ml। तो इवैक्यूएंट एनीमा में जो एडल्ट के लिए सॉल्यूशन यूज़ किया जाएगा वो होता है 1000 ml तक। कितना? 1000 ml तक। नेक्स्ट वन, ड्रग यूज टू रिलीव द पेन। तो कौन सी मेडिसिन है जो पेन रिलीफ है? एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीपायरेटिक्स, एंटीबायोटिक्स या फिर एनाल्जेसिक्स। एंटी इन्फ्लामेटरी NSAID कैटेगरी की ड्रग है। एंटीपायरेटिक फीवर के लिए दी जाती हैं। एंटीबायोटिक्स इन्फेक्शन के लिए दी जाती हैं, लेकिन यहाँ पे ओनली पेन के लिए पूछी हैं तो वो एनाल्जेसिक्स। क्या है? एनाल्जेसिक और एनाल्जेसिया। नेक्स्ट वन, हार्मोन सीक्रेटेड बाय द टेस्टिस। तो टेस्टिस कौन सा हार्मोन रिलीज करती है? एस्ट्रोजन, पिटोसिन, एंड्रोजन या फिर प्रोजेस्टेरोन। तो जो टेस्टिस है, क्या है? टेस्टिस की जो लीडिंग सेल्स हैं, क्या है? टेस्टिस में जो लीडिंग सेल्स हैं वो रिलीज करती हैं एंड्रोजन हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। याद रखना है, एंड्रोजन भी लिख सकते हैं यहाँ पे, फिर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी लिख सकते हैं, एग्जाम में आपको आ सकता है। टेस्टिस का जो एरिया है स्क्रोटम, स्क्रोटम के अंदर होती हैं 2 टेस्टिस दोनों साइड, और इसी के अंदर होती हैं लीडिंग सेल्स जो कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करती हैं, जो कि मेल सेक्स हार्मोन है। नेक्स्ट वन, 1 टीस्पून कंटेन्स हाउ मेनी ml। तो 1 टीस्पून में कितने ml होता है? 5 ml। कितना? 5 ml। नेक्स्ट है 1 ml कंटेन्स हाउ मेनी ड्रॉप। 1 ml में कितनी ड्रॉप होंगी? 5 ड्रॉप, 10 ड्रॉप, 15 ड्रॉप या फिर 20 ड्रॉप। तो याद रखना 1 टीस्पून में 5 ml और 1 ml में होती हैं 15 ड्रॉप्स। कितनी? 15 ड्रॉप्स। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, एवरेज वेट ऑफ अ न्यूबॉर्न बेबी। तो एक न्यूबॉर्न बच्चे का जन्म कितना होगा? 2 kg, 4 kg, 3 kg या फिर 5 kg। तो एक इंडियन बेबी के एवरेज वजन की बात करें हम 2.5 से 3.5 kg तक होता है, लेकिन एक आइडियल वेट की बात करें तो वो क्या होगा? 3 kg। लेकिन यदि यही वजन बच्चे का 2.5 kg से कम होता है तब बच्चे को क्या कंसीडर करते हैं हम? लो बर्थ वेट बेबी, मतलब जन्म के समय बच्चे का वजन कम रहा है। 2.5 kg से ज़्यादा है मतलब बच्चा क्या है? नॉर्मल वजन के साथ पैदा हुआ है। तो एक एवरेज वेट पूछा है तो कितना होगा? 3 kg। नेक्स्ट इज, हाउ मच सॉल्ट मस्ट बी एडेड टू 1 लीटर ऑफ वाटर टू मेक अ सोल्यूशन ऑफ नॉर्मल सलाइन। यदि आपको नॉर्मल सलाइन बनाना है तो नमक है जो पानी में, 1 लीटर पानी में कितना नमक ऐड करेंगे? 2 ग्राम, 5 ग्राम, 6 ग्राम या फिर 9 ग्राम। कितना सॉल्ट ऐड करेंगे NS बनाने के लिए? तो होगा 9 ग्राम। कितना? 9 ग्राम। नेक्स्ट वन, नंबर ऑफ वर्टिब्रा इन द सैक्रम। तो सैक्रम में कितनी वर्टिब्रा होती हैं? 5, 3, 4, 1। सैक्रम में पूछी हैं, आपको पूछ सकते हैं लंबर, पूछ सकते सर्वाइकल, पूछ सकते थोरेसिक, पूछ सकते, लेकिन यहाँ पे सैक्रम में पूछी हैं तो कितनी होती हैं? 5। नेक्स्ट वन, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ सेल। तो एक जो सेल है इसमें कितने क्रोमोसोम होते हैं? 23, 44, 46 या फिर 40। पेयर में पूछे तो 23, लेकिन नंबर में पूछे तो कितने होते हैं? 46 क्रोमोसोम। अगला क्वेश्चन है, ASD आर्ट्रियल सेप्टल डिफेक्ट अकर्स ड्यू टू द परसिस्टेंस ऑफ। तो आर्ट्रियल सेप्टल डिफेक्ट कब होगा? फोरामेन ओवल की परसिस्टेंसी के कारण, मतलब क्लोज ना हो पाने के कारण,
डक्टस आर्ट्रियोसिस के कारण, डक्टस वीनोसिस या फिर मिट्रल वॉल्व के कारण। ASD का मतलब है, कहते हैं कि बच्चों के दिल में छेद है, बच्चा पैदा हुआ दिल में छेद है, मतलब क्या है, फोरामेन ओवल जो एक सेप्टम होता है वो क्लोज नहीं हो पाया है उसके कारण। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, फोरामेन ओवल। नेक्स्ट वन, विच इज़ द वाटर सॉल्युबल विटामिन, तो इसमें से पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा है, विटामिन A, विटामिन K, विटामिन B या फिर विटामिन D। तो इनमें से पानी में घुलनशील विटामिन है विटामिन B, कौन सा, विटामिन B। विटामिन A, D, E, K फैट सॉल्युबल है, विटामिन B और विटामिन C के जो विटामिन है वो क्या है, वो सभी पानी में घुलनशील विटामिन है। विटामिन K दिया जाता है न्यूबॉर्न बेबी में इंट्रामस्कुलर रूट, किसके लिए, हेमरेज को प्रिवेंट करने के लिए। विटामिन E से बच्चों में क्या प्रॉब्लम होती, कमी से, ज़ीरोफ्थैल्मिया। ये एग्जाम में क्वेश्चन आते, विटामिन D की कमी से क्या होगा, रिकेट्स। नेक्स्ट वन, क्विकनिंग मीन्स, तो क्विकनिंग का मतलब क्या है, हियरिंग ऑफ द फीटल हार्ट साउंड, सडन सेसेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन, तो ये कहलाता है एमनोरिया। द मूवमेंट ऑफ द फीटस इन द यूट्रस फेल्ट बाय द मदर, या फिर नोजिया वॉमिटिंग इन द मॉर्निंग। नोजिया वॉमिटिंग कहलाता है हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम, प्रेगनेंसी में नोजिया वॉमिटिंग होती है। और यदि मूवमेंट माँ को जो अपने बच्चे के फील हो रहे हैं वो कहलाता है क्विकनिंग, जो कि 20 हफ्तों की प्रेगनेंसी में माँ को अपने बच्चे के मूवमेंट फील होना स्टार्ट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोलेरा इज कॉज्ड बाय काइंड ऑफ बैक्टीरिया कॉल्ड, कोलेरा के लिए यहाँ पर कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है, ट्यूबरकल बैसिलस, विब्रियो कोलेरा, प्रोटोजोआ या फिर एंटामीबा हिस्टोलेटिका। अमीबियासिस के लिए एंटामीबा हिस्टोलेटिका रिस्पॉन्सिबल है, जो कि एक प्रोटोजोअल इन्फेक्शन है। विब्रियो कोलेरा किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कोलेरा के लिए, किसके लिए, कोलेरा के लिए। एग्जाम में कोलेरा का आपको राइस वाटर स्टूल जो कि एक फीचर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट वन, ड्रिंकिंग ऑफ एल्कोहल विल सीवियरली अफेक्ट्स द, यदि आप शराब पीते हैं तो क्या हो सकता है, किडनी फेल हो सकती हैं, स्टमक को प्रॉब्लम होगी, ब्रेन को होगी कि लिवर को होगी। तो जितनी भी दारू पीने वाले लोग हैं उनको लिवर में ही प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मेटाबॉलाइजेशन लिवर से ही होगा। तो यहाँ पर कौन सा पार्ट, कौन सा ऑर्गन अफेक्ट होगा, होगा लिवर, क्या होगा, लिवर। नेक्स्ट वन, द डिसीज इन विच द पेशेंट ब्लड डज नॉट क्लॉट ईजीली इज, तो इनमें से कौन सी डिसीज़ है जिसमें मरीज में जो ब्लड क्लॉट ईजीली नहीं बनता है, चोट लग जाए तो ब्लीडिंग स्टॉप होना मुश्किल हो जाता है। सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, रेबीज या फिर डायबिटीज़। तो यहाँ पर वो कंडीशन हीमोफीलिया जिसमें फैक्टर 8, क्या है, फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी होने के कारण प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, हीमोफीलिया। नेक्स्ट इज डिस्कलरेशन ऑफ टीथ इज कॉज्ड काइंड ऑफ एंटीबायोटिक्स कॉल्ड, तो इनमें से कौन सी एंटीबायोटिक्स है जिससे दांतों का कलर बदलेगा, स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन या फिर पेनिसिलिन। तो जिस एंटीबायोटिक के खाने के कारण दांतों का कलर बदलता है वो है इनमें से टेट्रासाइक्लिन, कौन सी, टेट्रासाइक्लिन, जो कि एक हाईली स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जो कोलेरा को एज अ प्रोफाइलैक्सिस के तौर पर ट्रीट करने में भी यूज़ की जाती है, कौन सी, टेट्रासाइक्लिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन से आपके 8वें नंबर की क्रेनियल नर्व डैमेज हो सकती है। नेक्स्ट वन, विच इज़ कॉज्ड बाय द फंगस, तो इनमें से फंगस किसके द्वारा होगा, मलेरिया हो सकता है फंगस से, एथलीट फूट हो सकते हैं, फाइलेरियासिस हो सकता है कि टाइफस फीवर हो सकता है। तो मलेरिया के लिए तो मच्छर रिस्पॉन्सिबल है, फाइलेरियासिस के लिए भी है, टाइफस फीवर के लिए भी, लेकिन फंगल है इनमें से क्या, एथलीट्स फूट, जो एथलीट फूट है वो क्या है, फंगल्स के लिए है। नेक्स्ट वन, फाइलेरियासिस इज ट्रांसमिटेड बाय, तो फाइलेरियासिस किससे ट्रांसमिट होता है, एनाफ्लीज फीमेल मॉस्क्यूटो से, एनाफ्लीज मेल मॉस्क्यूटो से, क्यूलेक्स फीमेल मॉस्क्यूटो से या फिर क्यूलेक्स मेल मॉस्क्यूटो से। फाइलेरियासिस का ट्रांसमिशन पूछा है तो फाइलेरियासिस ट्रांसमिट होता है क्यूलेक्स फीमेल मॉस्क्यूटो के बाइट करने के कारण। जहाँ देखो वहाँ फीमेल्स ही रिस्पॉन्सिबल मानी गई हैं, स्पेशली बीमारियों में, जैसे मच्छर के लिए भी फीमेल एनाफ्लीज रिस्पॉन्सिबल है, फाइलेरियासिस के लिए भी क्या हो गई, क्यूलेक्स फीमेल मॉस्क्यूटो रिस्पॉन्सिबल। नेक्स्ट वन, द ब्लड ग्रुप कंटेन नो एंटीबॉडीज़, तो कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसमें एंटीबॉडीज़ ही नहीं होती हैं, ए, बी, ओ या फिर ए बी। तो जिस ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडीज़ नहीं होती हैं वो है ब्लड ग्रुप ए बी, कौन सा, ब्लड ग्रुप ए बी। नेक्स्ट वन,
द डिसीज दैट इज स्प्रेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट इज, तो इनमें से कौन सी डिसीज है जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से स्प्रेड होगी? लेप्रोसी, एड्स, सीचिस या फिर स्कैबीज। तो सेक्सुअली कॉन्टैक्ट डिसीज तो यहाँ पर सिफिलिस हो सकती है, एड्स हो सकती है, गोनोरिया हो सकती है। ऑप्शन में यहाँ पे क्या है? एड्स है, तो आप एड्स को मार्क कर सकते हैं। स्कैबीज में जो बोरोइचमाइट आपको पूछे जाते हैं, फिंगर्स के यहाँ पे बनेंगे ब्राउन बोरोइचमाइट। नेक्स्ट वन, टाइफाइड इज ट्रांसमिटेड थ्रू, तो टाइफाइड कैसे फैलेगा? पानी और खाने से, हवा से, टच से कि पर्सनल कांटेक्ट से? टाइफाइड के लिए गंदा खाना पानी ही नुकसानदायक है, स्पेशली पानी। तो क्या होगा? फूड एंड वाटर। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, तो यहाँ पे एक डिसीज बताएं जो बैक्टीरिया से होती है। कोल्ड, टाइफाइड, टाइफस फीवर, चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स है यहाँ पर वायरल है। टाइफस फीवर मेरिन टाइफस एक तरीके की फ्ली से होगा। कोल्ड वायरल होती है। टाइफॉइड यहाँ पर क्या है? बैक्टीरियल है, साल्मोनेला टाइफी से होगा। देखिए यहाँ पे जो फ्ली है क्या है? वो रिक्टीसिया फ्ली है, इनके द्वारा होगा क्या? टाइफस फीवर। नेक्स्ट वन, विच इज़ द इम्यूनिटी गेट बाय बॉडी आफ्टर द फर्स्ट अटैक ऑफ डिसीज, कौन सी इम्यूनिटी है जो आपकी बॉडी में एक बार अटैक करने के बाद बन जाएगी? नेचुरल, पैसिव, आर्टिफिशियल या फिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी? कौन सी इम्यूनिटी है? होगी यहाँ पे आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। कौन सी? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नेक्स्ट वन, द सेल्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज आर, कौन सी सेल है जो हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनाती है? एंटीबॉडी की ज़रूरत कब पड़ेगी? जब आपके शरीर में कोई इन्फेक्शन एंट्री कर जाए तब। तो जो है यहाँ पे एंटीबॉडीज बनाएंगी वो होंगी WBC, वाइट ब्लड सेल्स। क्या है? वाइट ब्लड सेल्स और लिम्फोसाइट। नेक्स्ट वन, अ हेल्दी पर्सन कैन डोनेट ब्लड हाउ मेनी टाइम्स इन अ ईयर, एक हेल्दी पर्सन एक साल में कितने बार रक्तदान कर सकता है? 6 और 7, 5 और 6, 3 और 4 या फिर 2 और 3। तो एक हेल्दी पर्सन है जो एक साल में एटलीस्ट 3 से 4 बार तक है जो ब्लड डोनेट कर सकता है। नेक्स्ट वन, रेडियो एक्टिव कोबाल्ट एंड रेडियम आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ विच डिसीज, रेडियो एक्टिव कोबाल्ट और रेडियम किस डिसीज़ को ट्रीट करने में यूज़ किए जाते हैं? कोलेरा को, हीमोफीलिया को, कैंसर को कि सिकल सेल एनीमिया के लिए? किसके लिए यूज़ किए जाएंगे? तो यूज़ होते हैं कैंसर को ट्रीट करने के लिए। वर्ल्ड हेल्थ डे इज ऑन, तो हम हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? 12th में, अप्रैल 7th, अप्रैल 30th या दिसंबर 18th? तो हम वर्ल्ड हेल्थ डे क्या है? वर्ल्ड हेल्थ डे है जो कब मनाते हैं? तो हम हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं कब? अप्रैल 7 को, 7 अप्रैल को। इस साल की थीम है यहाँ पे 2000 अपकमिंग टाइम में 2024 का यदि आप एग्ज़ाम देते हैं तो इसकी थीम अभी भी वही है, हेल्थ फॉर ऑल। और ये थीम डिसाइड कौन करता है? तो ये थीम डिसाइड की जाती है किसके द्वारा? WHO के द्वारा। किसके द्वारा? WHO के द्वारा। नेक्स्ट वन, टू रिलीव फ्रॉम डिस्निया द एप्रोप्रिएट पोजीशन टू बी यूज्ड इज, तो यदि किसी को सांस लेने में दिक्कत हो रही है कौन सी पोजीशन है जो दी जाएगी? ऑप्शन में है यहाँ पे प्रॉन, सुपाइन, साइड लाइंग या फिर फॉलोअर। तो यहाँ पे साइड लाइंग दी जाएगी, या तो आपको ओरल केयर करनी है, मरीज बेहोश है तब। यदि मरीज होश में तो फॉलोअर से यूज़ करेंगे आप। यदि मरीज के लिए कुछ सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है तब कौन सी होगी? तब होगी फॉलोअर्स पोजीशन। कौन सी? फॉलोअर पोजीशन। नेक्स्ट वन, प्रोटीन रिक्वायरमेंट फॉर अ प्रेग्नेंट वुमेन पर डे, तो यहाँ पर जो प्रोटीन की ज़रूरत है प्रेग्नेंट वुमेन में एक दिन में कितनी होती है? ऑप्शन में है यहाँ पे 50 ग्राम, 55 ग्राम, 60 ग्राम या फिर 65 ग्राम। तो यहाँ पर जो प्रोटीन की ज़रूरत होती है प्रेगनेंसी में वो होती है 65 ग्राम तक। ये देखिए, यदि कैलोरी पूछें
तो 300 कैलोरी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कोई एक्स्ट्रा कैलोरीज की ज़रूरत नहीं होती है, और यदि प्रेगनेंसी में पूछें भी 300 कैलोरीज। यदि लैक्टेशन में बात करें तो 550 कैलोरी और 550 कैलोरी एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग मदर है तब, मतलब फर्स्ट से 6 मंथ तक। लेकिन जब बच्चा वीनिंग पे आ जाए 6 से 12 मंथ में तो 400 किलो कैलोरीज की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट वन, द फंडस इज एट द लेवल ऑफ अम्बलाइकस ड्यूरिंग। तो जो फंडस है अम्बलाइकस तक कितने वीक की प्रेगनेंसी में पहुंचेगा। फंडस का मतलब यूट्राइन फंडस जो हाइट है अम्बलाइकस तक कितने वीक में पहुंचेगा, 16, 20, 24 या फिर 28 में। सिम्फाइसिस प्यूबिस से लेके यहाँ पे आपको अम्बलाइकस तक भी पूछ सकते हैं, एक्सीफेस्टर्नम तक पूछ सकते हैं। तो अम्बलाइकस तक मतलब नाभि तक आएगा 24 वीक की प्रेगनेंसी में। बिलो अम्बलाइकस होगा कब, बिलो अम्बलाइकस होगा 20 में, और उसके भी नीचे सिम्फाइसिस प्यूबिस और बिलो अम्बलाइकस के बीच में होगा 16 वीक में। लेकिन यहाँ पर अम्बलाइकस तक पूछा है तो कितने में, 24 वीक की प्रेगनेंसी में। नेक्स्ट वन, टोटल वेट गेन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी में टोटल कितना वजन बढ़ता है, 7 से 8 केजी, 10 से 11 केजी, 13 से 14 केजी या फिर 15 से 16 केजी। तो यहाँ पर कितना वजन बढ़ता है, तो यहाँ पर जो वजन की बात की जाए तो वो बढ़ेगा कितना, 10 से 11 केजी। ये देखिए यहाँ पे कहाँ किस एरिया में वजन बढ़ता है और घटता भी कैसे है। ब्रेस्ट का जो एटलीस्ट 10 से 11 स्पेशली 11 केजी अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एटलीस्ट प्रेगनेंसी में 11 किलोग्राम तक वेट बढ़ना चाहिए, जिसमें से ब्रेस्ट का बढ़ेगा 1 से 1.5 केजी तक। एक्स्ट्रा फ्लूइड आपकी बॉडी में आएगा वो होगा 1.5 केजी तक। ब्लड वॉल्यूम भी बढ़ेगा, यूट्रस 60 ग्राम से लेके 1100 ग्राम तक की हो जाती है। बेबी का वजन होता है 2.5 केजी से 3.5 केजी तक। एमनियोटिक फ्लूइड, प्लेसेंटा, ये सब भी 500 ग्राम का तो प्लेसेंटा ही रहेगा, बाकी एमनियोटिक फ्लूइड रहेगा। और जो फैट स्टोर्ड होता है उसका वजन भी बढ़ेगा। तो इसीलिए आफ्टर द डिलीवरी के बाद एक्स्ट्रा फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड, प्लेसेंटा और बेबी के वजन के साथ में 4.5-5 केजी वेट तो तुरंत ही लॉस हो जाता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो एक टर्म प्रेगनेंसी में, हेल्दी टर्म प्रेगनेंसी में कितना वजन बढ़ना चाहिए, 11 किलोग्राम तक। अगला क्वेश्चन है, द बर्थ ऑफ द बेबी डबल्स एट एज ऑफ। तो बच्चे का वजन है जो किस उम्र में डबल हो जाएगा, 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने। बर्थ ऑफ द वेट से मतलब जन्म के समय जो बच्चे का वजन है वो डबल हो जाता है 5 से 6 महीने की एज में, और यही वजन ट्रिपल हो जाएगा कब, 1 साल की उम्र में और 12 महीने में। ट्रिपल पूछें तो 12 मंथ, डबल पूछें तो 6 मंथ। नेक्स्ट है इन्फेंसी पीरियड फ्रॉम। तो इन्फेंसी पीरियड कब से कब तक का होता है, बर्थ टू 1 मंथ, 1 मंथ टू 1 ईयर, 1 ईयर टू 3 ईयर या फिर 3 ईयर टू 5 ईयर। बर्थ टू 1 मंथ तक कहलाता है न्यूनेटल पीरियड। कौन सा, न्यूनेटल पीरियड और न्यूबॉर्न पीरियड। 1 मंथ से 1 ईयर तक कहलाता है इन्फेंसी पीरियड। 1 ईयर टू 3 ईयर, यहाँ पे मैं आपको ऐड कर देती हूँ, ये कहलाता है न्यूनेटल पीरियड, ये कहलाएगा आपका इन्फेंसी पीरियड। 1 से 3 ईयर तक कहलाएगा टोडलर, 3 to 5 ईयर क्या कहलाएगा, प्री स्कूलर। ये एग्जाम में आपको आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग आर द साइन ऑफ डिहाइड्रेशन एक्सेप्ट। सभी डिहाइड्रेशन के लक्षण हैं किसी एक को छोड़कर। सनकैन टीयरलेस आइज, लॉस ऑफ स्किन इलास्टिसिटी, डाययूरेसिस या फिर डिप्रेस्ड फॉन्टेनेल। कौन सा है जो यहाँ पर साइन नहीं है, कौन सा है जो साइन नहीं है किसका, डिहाइड्रेशन का, तो वो डाययूरेसिस। क्या है, डाययूरेसिस। डाययूरेसिस का मतलब है कि आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा फ्लूइड है, क्या करें, फिल्टर करें। नेक्स्ट वन, द फॉलोइंग आर द कंटेंट्स ऑफ ORS एक्सेप्ट। तो सभी ORS के कंटेंट हैं किसी एक को छोड़कर। सोडियम क्लोराइड NaCl होता है, शुगर होता है ग्लूकोज के फॉर्म में, पोटेशियम क्लोराइड होगा, लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होता है। क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होगा। नेक्स्ट वन, द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ मालन्यूट्रिशन आर द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो सभी मालन्यूट्रिशन के कॉमन फॉर्म है किसी एक को छोड़कर। बेरी बेरी, प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन, मरासमस
या फिर क्वासियोरकर, तो सभी हैं किसी एक को छोड़कर। तो यहाँ पर जो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन मरासमस और क्वासियोरकर, ये माल न्यूट्रिशन के ही फॉर्म है। पीएम के जो दो पार्ट होते हैं क्वासियोरकर और मरासमस, तो यहाँ पर जो नहीं है वो क्या है, बेरी बेरी। क्या होगा, बेरी बेरी। नेक्स्ट वन, द फर्स्ट कोर्स ऑफ ओरल पिल्स शुड बी स्टार्टेड ऑन द विच डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो जब आप ओरल पिल्स का जो कॉन्ट्रासेप्टिव ओरल पिल्स से स्टार्ट करना चाहते हैं तो फर्स्ट पिल है जो किस दिन से लेनी चाहिए। ऑप्शन में है यहाँ पे 2nd, 7th, 5th या फिर 10th। किस नाम सॉरी कब, कौन से दिन से लेनी चाहिए, 5वें दिन से। कब से, 5वें दिन से। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन एक्सेप्ट। एक और क्वेश्चन यहाँ पे आपको आता है कि जो 5वें दिन से आपको टैबलेट लेनी है पीरियड्स में, लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है कि यदि आप आज की पिल्स फॉरगेट कर गए, भूल गए, तो नेक्स्ट डे आपको क्या करना है। तो आपको नेक्स्ट डे है जो 2 पिल्स ले लेनी है, लेकिन 3rd डे भी भूल गए तब आपको नहीं लेना है, तब आपको कोई और मेथड अपनानी है। तब आप कोई और बैरियर मेथड और मैकेनिकल मेथड अपना सकते हैं। ऐसा नहीं कि तीसरे दिन भी भूल गए तो इकट्ठी 4 टैबलेट ले लो, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। नेक्स्ट वन है यहाँ पे क्वेश्चन, द फॉलोइंग आर द नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन एक्सेप्ट। तो यहाँ पर नेचुरल मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन की किसी एक को छोड़कर, फॉर्म टैबलेट, बेसल मेटाबॉलिक टेम्परेचर, रिदम या फिर सेफ पीरियड। तो यहाँ पर बेसल मेटाबॉलिक टेम्परेचर, जब भी ओव्यूलेशन के टाइम आता है तो आपके टेम्परेचर थोड़ा सा हाई हो जाता है बॉडी का एज कम्पेयर टू नॉर्मल के। रिदम मेथड, सेफ पीरियड, लेकिन ये सब क्या है, नेचुरल है। लेकिन LAM भी एक नेचुरल में आएगी, आपकी विड्रावल भी आएगी नेचुरल में, एब्सिस्टेंस भी आएगी, लेकिन फॉर्म टैबलेट नहीं आएगी। क्या है, फॉर्म टैबलेट नहीं आएगी। नेक्स्ट वन, विच इज़ द परमानेंट मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। तो यहाँ पर स्टरलाइजेशन की परमानेंट मेथड कौन सी है। स्टरलाइजेशन है का मतलब है यहाँ पे फैमिली प्लानिंग मेथड की परमानेंट मेथड, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, डायफ्राम, ट्यूबेक्टोमी या फिर डायलिटेशन एंड कैरेटेज। तो यहाँ पर डायफ्राम जो कि मैकेनिकल है और बैरियर है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इसमें अबॉर्शन किया जाएगा, 20 वीक्स तक की प्रेगनेंसी के लिए कंसीडर किया जाता है। डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज में भी यदि अबॉर्शन वाला जो मटेरियल अंदर रहेगा तो उसको बाहर निकालने के लिए ये प्रोसीजर किया जाएगा। लेकिन परमानेंट स्टरलाइजेशन वो क्या है, वो ट्यूबेक्टोमी, और जो कि एज कम्पेयर टू मेल फीमेल में यदि पूछे तो सबसे ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में परमानेंट स्टरलाइजेशन मेथड अपनाई जाती है, तो फीमेल्स की ट्यूबेक्टोमी अपनाई जाती है। यदि मेल में बात करें तो वो कहलाता है वेसेक्टोमी। नेक्स्ट वन, द फॉलोइंग ऑर्गन आर सिचुएटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी एक्सेप्ट। सभी ऑर्गन एब्डोमिनल कैविटी में किसी एक को छोड़कर, स्टमक, ईसोफेगस, लिवर या फिर स्प्लीन। तो एब्डोमिनल कैविटी में स्टमक है, लिवर है, स्प्लीन है, लेकिन ईसोफेगस नहीं है। क्या है, ईसोफेगस नहीं है। नेक्स्ट वन, द सिस्टम ऑफ बॉडी विच हेल्प्स फॉर रिमूवल ऑफ वेस्ट मैटर फ्रॉम द बॉडी। तो इनमें से कौन सा सिस्टम है जो आपकी बॉडी से वेस्ट को रिमूव करता है। डाइजेस्टिव, एंडोक्राइन, रेस्पिरेटरी या फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो यहाँ पर 2 सिस्टम है जो ये काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर एज एन ऑप्शन के हम जाते हैं तो क्या होगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्या होगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम आपके रिमूवल के अलावा, वेस्ट रिमूवल के अलावा डाइजेशन में भी हेल्प करता है, लेकिन ओनली रिमूवल की बात करें तो वो क्या होगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम। नेक्स्ट वन, टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन द ह्यूमन बीइंग। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो टोटल 206 बोन्स होती हैं यदि जो आफ्टर द डिलीवरी के बाद जो बेबी पैदा होते हैं उनमें 300+ होती हैं, लेकिन आफ्टर दैट फ्यूज़ हो जाती हैं। तो टोटल नंबर ऑफ बोन्स पूछें तो कितनी होती हैं, 206। नेक्स्ट वन, इरप्शन ऑफ टीथ स्टार्ट एट द एज ऑफ। तो दांत हैं जो कब आना स्टार्ट होते हैं, 4 मंथ, 6 मंथ, 8 मंथ या फिर 10 मंथ में। तो दांतों का इरप्शन स्टार्ट होता है 6 महीने की उम्र में। कितने में, 6 मंथ की एज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द नर्व विच कैरीज मैसेज फ्रॉम द
ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड मसल एंड ग्लैंड। तो कौन सी नर्व है जो कि मैसेज कैरी करती हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का, मसल और ग्लैंड्स का? तो होती है मोटार नर्व। कौन सी? मोटार नर्व। नेक्स्ट वन, स्पीच सेंटर इज सिचुएटेड इन। तो स्पीच सेंटर कहाँ पे होता है? पैराइटल लोब में, फ्रंटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब या फिर टेम्पोरल लोब? तो स्पीच सेंटर होता है कहाँ पर? पैराइटल लोब, जिसको ब्रोकास एरिया के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट वन, लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी, जिसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। एड्रिनल और सुप्रारीनल ग्लैंड, जो किडनी के ऊपर होती हैं दोनों साइड। लीवर या फिर गॉल ब्लैडर। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कहते तो आप कहते थायराइड, लेकिन लार्जेस्ट ग्लैंड कहा है। यदि आपको एग्जाम में ऑप्शन में लीवर ना हो, थायराइड हो, तो आप थायराइड को मार्क कर सकते हैं, लेकिन थायराइड क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड है। लेकिन लार्जेस्ट ग्लैंड बस पूछते हैं तो वो होगा आपका लीवर और यकृत। नेक्स्ट वन, हेड कंट्रोल ऑफ द इन्फेंट्स अकर द एज ऑफ विच मंथ। तो बच्चों में जो हेड कंट्रोल है किस महीने में होने लगता है? 2, 3, 5 या फिर 6? तो यदि हम बात करें इन्फेंसी पीरियड में, तो हेड का कंट्रोल है जनरली ये 3 महीने की उम्र से होने लगता है। कब से? 3 महीने की उम्र से। 3 महीने में बच्चा है जो अपने हेड को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देते हैं। कंट्रोल करने का मतलब आपको जनरली जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं नेक के यहाँ पे हाथ लगाना पड़ता है, क्योंकि उनकी जो नेक है उनमें उनके हेड का कंट्रोल नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे बढ़ती उम्र के साथ होने लगता है। जनरली 3 से 4 महीने की उम्र में कंट्रोल करने लगते हैं अपनी नेक। नेक्स्ट वन, परपीरियम इज द पीरियड बिगन्स। तो परपीरियम पीरियड क्या है? एज सुन एज प्लेसेंटा इज एक्सपेल्ड एंड लास्ट फॉर 6 to 8 weeks, एज सुन एज द बेबी इज एक्सपेल्ड एंड फॉर 6 to 8 weeks, as soon as membrane rupture and last for 6 to 8 weeks, या फिर as soon as placenta is expelled last for 10 to 12 weeks। परपीरियम पीरियड का मतलब होता है आफ्टर द डिलीवरी के बाद से लेके 6 हफ्तों तक का पीरियड और 42 दिनों का पीरियड। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में आपको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से वो क्या है, प्लेसेंटा एक्सपल्सन से लेके 6 से 8 हफ्तों तक का ड्यूरेशन क्या कहलाता है? परपीरियम पीरियड। स्टार्टिंग पॉइंट पूछा है तो वो क्या होगा? प्लेसेंटा एक्सपल्सन होने के बाद से लेके 6 से 8 हफ्ते का टाइम कहलाएगा आपका परपीरियम पीरियड। नेक्स्ट वन, व्हेन द अम्बिलिकल कॉर्ड लाइज इन फ्रंट ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट एंड द मेम्ब्रेन्स आर इंटैक्ट, इट इज नोन एज। तो अम्बिलिकल कॉर्ड कहाँ पर है? प्रेजेंटिंग पार्ट में आगे की तरफ है, तो ये क्या कहलाएगा? कॉर्ड प्रोलैप्स्ड, कॉर्ड प्रेजेंटेशन, कॉर्ड पल्सेशन या फिर कॉर्ड डिलीवरी। अम्बिलिकल कॉर्ड है प्रेजेंटिंग पार्ट में, पहले क्या है? प्रेजेंटिंग पार्ट में अम्बिलिकल कॉर्ड है तो कहलाएगा कॉर्ड प्रेजेंटेशन। क्या कहलाएगा? कॉर्ड प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट वन, स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड। मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होना क्या कहलाएगा? ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन का मतलब तो होगा एवरी मंथ एक एग रिलीज होना, जो कि 14 दिन मैच्योर होता है। मेंस्ट्रुएशन, मिनार्ची या फिर मेनोपॉज। मेंस्ट्रुएशन का मतलब है कि पीरियड्स आना, जो कि एवरी मंथ होते आते हैं, लेकिन स्टार्टिंग पूछिए तो वो कहलाएगा क्या? मिनार्ची। क्या होगा? मिनार्ची। और मेनोपॉज का मतलब होता है परमानेंटली पीरियड्स आना बंद होना। नेक्स्ट वन, नॉर्मल ब्लड यूरिया लेवल इज। तो ब्लड यूरिया लेवल कितना होता है? 40 से 60 mg, 20 से 40 mg, 10 से 20 mg या फिर 80 से 120 mg। तो नॉर्मल ब्लड यूरिया लेवल होता है कितना? 20 से 40 mg%। कितना? 20 से 40 mg%। अगला क्वेश्चन है 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरी होती है, वहीं 1 ग्राम फैट में कितनी कैलोरी होती है? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में और जो प्रोटीन है दोनों में सेम कैलोरी होती है, लेकिन 1 ग्राम फैट में कितनी कैलोरी होती है? तो यहाँ पे 1 ग्राम फैट में कितनी कैलोरी होती है? आप लोग भी मार्क कीजिए, क्योंकि एग्जाम में आता है आपको एक क्वेश्चन। तो 1 ग्राम फैट में जो कैलोरीज का अमाउंट होता है कितना? 9। ये फैट के लिए है, कितना? फैट के लिए है। लेकिन 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में होती हैं 4 कैलोरी। अगला क्वेश्चन है अ मेथड ऑफ मेकिंग द विक्टिम टू ब्रीथ पैसिवली। यदि मरीज खुद से सांस नहीं ले पा रहा है, विक्टिम खुद से सांस नहीं ले पा रहा, तो पैसिवली मतलब दूसरे तरीके से आप सांस दिलवा रहे हैं उसको, तो क्या कहलाएगा? वो कहलाता है आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। क्या है?
artificial respiration. Next one, minute this walled blood vessels between the end, सॉरी माइन्यूट है यहाँ पर, मिनट नहीं है, माइन्यूट का मतलब बहुत छोटा, स्पेलिंग सेम रहे लेकिन अंतर है, जो मीनिंग है अलग है। माइन्यूट मतलब बहुत छोटी, वॉल्ड ब्लड वेसल्स हैं जो कि आर्टरीज एंड बिगनिंग ऑफ वेंस। तो यहाँ पर एंड ऑफ द आर्टरीज और बिगनिंग ऑफ द वेंस के यहाँ पे वो क्या है, आर्टरीज, वेंस, कैपिलरीज या फिर एल्वियोलाई। तो यहाँ पर माइन्यूट बहुत छोटी ब्लड वेसल्स हैं जो कि एंड ऑफ द आर्टरीज और बिगनिंग ऑफ द वेंस के यहाँ पे वो कहलाती हैं क्या, कैपिलरीज। क्या कहलाती हैं, कैपिलरीज। नेक्स्ट वन, a waste gas produced by the body and exhaled through the lungs। तो वेस्ट गैस है हमारी बॉडी, उसको क्या करती है, प्रोड्यूस करती है और लंग्स के थ्रू इसका एक्सेलेशन होता है, मतलब बाहर निकाली जाती है। क्या है वो, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन पेरोक्साइड या फिर ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को तो हम इनहेल करते हैं जो कि ज़रूरी है, CO2 को क्या करते हैं, एक्सेल करते हैं, जो कि एक वेस्ट गैस है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हों। आपको फास्ट फॉरवर्ड में सिंगल लाइनर क्वेश्चन है, एक ही बार में आपकी कम्युनिटी को कवर कर दिया जाएगा। अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय मूविंग ऑफ बोन्स आउट जॉइंट। तो कौन सी कंडीशन है जहाँ पर जॉइंट से बोन अलग होके मूव कर जाएं, फ्रैक्चर, स्प्रेन, स्ट्रेन या फिर डिसलोकेशन। किसी भी जॉइंट से बोन सेपरेट होती है तो वो क्या कहलाता है, डिसलोकेशन। क्या है, डिसलोकेशन। नेक्स्ट वन, a tube of muscular tissue carrying ingested food from the mouth to stomach। तो एक जो ट्यूब होती है मस्कुलर टिश्यू की बनी हुई होती है, जो भी आप खाना मुंह से खाते हैं मुंह से स्टमक तक लेके जाती है, वो क्या है, ईसोफेगस, ड्यूडेनम, ट्रैकिया फिर फेरिंग्स। ट्रैकिया और फेरिंग्स तो हिस्सा है किसका, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का। अब यहाँ पर ड्यूडेनम, ड्यूडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, लेकिन स्टमक ड्यूडेनम के पहले ही आएगा, तो क्या होगा यहाँ पर, वो होगा ईसोफेगस, जो कि एक मस्कुलर टिश्यू है, जो कि आप खाना खाते हैं, इंजेस्टेड फूड है, उसे आपके स्टमक तक ले जाने का काम, जिसको फूड पाइप भी कहते हैं, वो क्या है, ईसोफेगस। नेक्स्ट वन, रेड पिगमेंट इन द ब्लड सेल्स विच कंबाइंस विथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर कैरिंग देम। तो रेड पिगमेंट होते हैं ब्लड सेल्स में जो कि ऑक्सीजन कैरी करते हैं और CO2 को भी बाहर निकालने का काम करते हैं। क्या है, RBC है, हीमोग्लोबिन है, प्लेटलेट है कि प्लाज्मा है, ये कहलाएगा क्या, हीमोग्लोबिन। क्या है, हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन गिवन बाय द सफ़र अबाउट हिज इलनेस। तो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन आपकी बॉडी देगी कि आपको बीमारी है, तो ये क्या है, साइन है, सिम्टम है, ऑब्जर्वेशन है कि डायग्नोसिस है, ये कहलाएंगे आपके क्या, सिम्टम्स। क्या होंगे, सिम्टम। नेक्स्ट वन, नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट इन एडल्टिस। तो एक एडल्ट पर्सन में नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट कितनी होगी, 20 से 40 ब्रीथ पर मिनट, 40 से 60, 16 से 20 या फिर 10 से 15। तो यहाँ पर जो रेस्पिरेटरी रेट की बात की जा रही है कितनी होगी, 16 से 20, 20 से अबव जाती है। यदि आप एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो बढ़ जाएगी थोड़ी, लेकिन 20 से ज़्यादा जाएगी तो ये कहलाएगी टैकिपनिया, और 16 से कम जाएगी तो ये कहलाएगी ब्रेडिपनिया। नेक्स्ट है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, तो वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.6 डिग्री सेल्सियस। एग्जाम में आपको कन्वर्ट करने के लिए भी पूछ सकते हैं बॉडी टेम्परेचर, फ़ारेनहीट से सेल्सियस में, सेंटीग्रेड से फ़ारेनहीट में। नेक्स्ट वन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लड फ्लो ड्यू टू आर्टेरियल ब्लीडिंग इन द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो यहाँ पर यदि आपको ब्लीडिंग आर्टेरियल ब्लड से होती है तो सभी कैरेक्टर हैं किसी एक को छोड़कर। ब्राइट रेड इन कलर, क्या है, ब्राइट रेड इन कलर, स्पंट्स एट ईच कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट, फ्लो इज पल्सेटाइल या फिर डार्क रेड इन कलर। तो जब भी आर्टेरियल ब्लीडिंग होती है तो खून का रंग कैसा होगा, ब्राइट रेड। जैसे ही हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा तो फ्लो जो बाहर आएगा कैसे होगा, जैसे फव्वारे में से पानी बाउंस होता है उस तरीके से आएगा। फ्लो है पल्सेटाइल होगा, लेकिन डार्क रेड कलर का नहीं होगा, ब्राइट रेड कलर का होगा। क्लियर।
नेक्स्ट वन, एन एजेंट दैट हैज़ पावर टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ऐसे एजेंट जिनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने की क्षमता होती है वो क्या हैं? बैक्टीरियोस्टैट, बैक्टीरियोसाइड, एंटीसेप्टिक या फिर बैक्टीरियोस्टेसिस। तो ऐसे एजेंट जो माइक्रोबैक्टीरियम को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार सकते हैं वो बैक्टीरियोसाइड। क्या है? बैक्टीरियोसाइड। बैक्टीरियोस्टेस्ट का मतलब है कि जो ग्रोथ हो रही है बैक्टीरिया की, बिना उनको मारे, बिना उनके स्पोर्स को ख़त्म किए उस ग्रोथ को स्टॉप करना, मल्टीप्लिकेशन रोकना। स्टेट मतलब स्टॉप करना। एंटीसेप्टिक का मतलब है कि लिक्विड क्रीम है जो कि इन्फेक्शन यदि कहीं पे कट वगैरह लग जाता है तो उसके लिए। बैक्टीरियोस्टेसिस का मतलब है कि इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ विदाउट डिस्ट्रक्शन। विदाउट डिस्ट्रक्शन के, जैसा स्टेटिस है वैसे ही स्टेट्स है कि विदाउट डिस्ट्रक्शन के बैक्टीरिया को, ग्रोथ को, जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है उसको बस स्टॉप करना। बैक्टीरियोसाइडल का मतलब है कि मारना। नेक्स्ट वन, स्ट्रेंथ ऑफ सेवलॉन फॉर क्लीनिंग ऑफ वुंड। वुंड क्लीनिंग के लिए सेवलॉन कितना होगा? 1/10, 1/100, 1/1000 या फिर 1/10,000। तो स्ट्रेंथ की बात की जा रही है तो होगा 1/10। क्या होगा? 1/10। नेक्स्ट वन, इन्फ्लामेशन ऑफ द टंग। यदि जीभ में इन्फ्लामेशन है तो क्या हो? ग्लोसाइटिस, जिंजिवाइटिस, स्टोमेटाइटिस या फिर पेरोटाइटिस। इन्फ्लामेशन ऑफ द टंग, यदि जीभ में कुछ इन्फ्लामेशन हो जाए तो कहलाए ग्लोसाइटिस। क्या है? ग्लोसाइटिस। जिंजिवाइटिस का मतलब गम्स में, स्टोमेटाइटिस का मतलब है कि आपकी ओरल म्यूकोसा में पेनफुल स्वेलिंग होना। पेरोटाइटिस का मतलब है जो पैरोटिड ग्लैंड है वहाँ पे इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन होना। स्टोमेटाइटिस का मतलब क्या है कि यदि मुंह के अंदर, दैट मीन्स ओरल म्यूकोसा में आपके ऐसी कंडीशन जिसमें इन्फेक्शन हो, स्वेलिंग हो तो क्या कहलाएगा? स्टोमेटाइटिस। जहाँ पर भी आइटिस वर्ड जुड़े दैट मीन्स यहाँ पर इन्फ्लामेशन है। ग्लोसाइटिस का मतलब होगा इन्फ्लामेशन ऑफ द टंग, एंड जिंजिवाइटिस का मतलब होगा इन्फ्लामेशन इन योर गम्स। गम्स में आपके इन्फ्लामेशन होना। जो पैरोटिड ग्लैंड है यदि वहाँ पे इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन होता है तो वो कहलाएगा पैरोटाइटिस। मम्स की कंडीशन में जनरली ये देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, फॉलोइंग आर प्रीडिस्पोजिंग कॉज फॉर वेट सोर एक्सेप्ट प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स। दैट मीन्स यदि आपको वेट सोर है लेकिन यहाँ पर बेड सोर है या फिर बेड सोर होने की कंडीशन में आपकी स्किन दिख रही है, आपको विजुअलाइज हो रही है, लेकिन वो कुछ और चीज़ें और ज़्यादा बढ़ावा भी दे सकती हैं, वो कहलाते हैं प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स और प्रीडिस्पोजिंग कॉज। तो यहाँ पर सभी बेड सोर के लिए प्रीडिस्पोजिंग कॉज हैं। बेड सोर या फिर यहाँ पे आप कह सकते हैं डेक्यूबिटस अल्सर, तो इन सभी के लिए जो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर हैं सब हैं किसी एक को छोड़कर। इम्पेयर्ड सर्कुलेशन, लोअर्ड वाइटैलिटी, इमेसिएशन या फिर एनोरेक्सिया, तो सभी प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर हैं किसी एक को छोड़कर। लोअर सर्कुलेशन का मतलब है कि, सॉरी, इम्पेयर्ड सर्कुलेशन का मतलब है कि जिस भी पर्टिकुलर एरिया में सबसे ज़्यादा जो बेड सोर कहाँ पे होते हैं? बटक्स में, बैक में, एंड आपके जो नेक वाले पोर्शन में। तो इस तरीके से, या फिर आपने देखा होगा कि आपके जो एंकल हैं, एंकल के यहाँ के जो जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे देखिए, जो लोग पालथी लगा के बैठते हैं लॉन्ग टर्म तक, वहाँ पर भी आपको ब्लैक ब्लैक है जो जगह दिखेगी। ऐसा नहीं कि वो बेड सोर है, लेकिन वहाँ की पुअर सर्कुलेशन के कारण वो कंडीशन बन जाती है। तो यहाँ पर वो क्या होगा? फर्स्ट फैक्टर तो होगा पुअर सर्कुलेशन या फिर इम्पेयर्ड सर्कुलेशन। फिर है यहाँ पर लोअर्ड वाइटैलिटी। क्या है? लोअर्ड वाइटैलिटी। फिर है इमेसिएशन। इमेसिएशन का मतलब है कि कोई भी एरिया बहुत ज़्यादा थिन है या फिर वीक है, जहाँ पर या तो मसल्स का बहुत ज़्यादा लॉस है, क्या है? एक्सट्रीम लॉस ऑफ मसल है, या फिर फैट नहीं है, बहुत पतली स्किन, जैसा मैंने आपको कहा कि जॉइंट्स के यहाँ पर आपको जो ब्लैक ब्लैक जगह दिखने लगती है वो रीज़न भी हो सकता है, लेकिन भूख के कारण प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर में नहीं आएगा वेट सोर। एनोरेक्सिया का मतलब है कि भूख ना लगना। क्लियर? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? एनोरेक्सिया, क्योंकि यहाँ पर प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर नहीं है, वो पूछा है। नेक्स्ट है यहाँ पर इनेबिलिटी टू स्लीप इज टर्म्ड एज। यदि जिसको सोने में प्रॉब्लम हो रही है, मतलब नींद ही नहीं आ रही है, तो वो क्या कहलाएगा? ऑप्शन में है यहाँ पर डिस्पेप्सिया, डिस्निया, एनोरेक्सिया, फिर इंसोम्निया। यहाँ पर क्या टर्म यूज़ किया जाएगा? डिस्पेप्सिया,
या फिर डिज्निया, एनोरेक्सिया, इंसोम्निया। इंसोम्निया का मतलब होता है इनएबिलिटी टू स्लीप। सोमनोलेक्वी मतलब नींद में चलने की बीमारी भी एक एग्जाम में आती है। एक नींद में बोलने की बीमारी भी आपको एग्जाम में आती है, और ना सोने की बीमारी कहलाती है इंसोम्निया। फिर है यहाँ पर आपका डिस्पेप्सिया। डिस्पेप्सिया का मतलब होगा इंडाइजेशन, मतलब अनपच होना, इंडाइजेशन और अनपच होना। डिस्निया का मतलब होगा ब्रीदिंग डिफिकल्टी, सांस लेने में दिक्कत होना। फिर एनोरेक्सिया मतलब भूख ना लगना। क्लियर? आई होप आपको ये पूरी टर्मिनोलॉजी भी क्लियर होते जा रही हो। अगला क्वेश्चन है हमारा, टोबैको कंटेन्स अ पॉइजनस सब्सटेंस इज कॉल्ड। तो तंबाकू में ऐसा कौन सा सब्सटेंस होता है जो कि पॉइजनस है? जैसे कहते हैं तंबाकू खाने से क्या होगा, ओरल कैंसर होने का रिस्क ज़्यादा होता है। तो तंबाकू में ऐसा क्या है? सॉरी, निकोटिन, नारकोटिक्स, एल्कोहल या फिर कैफीन। जो कॉफ़ी पीते हैं उसमें होता है कैफीन, जिससे आपको एक एडिक्शन होता है कि अब सुबह हो गई मुझे कॉफ़ी पीनी है। यदि आप तंबाकू च्युए करते हैं तो इसमें होता है निकोटिन। क्या है? तंबाकू में ऐसा कौन सा सब्सटेंस है? तो वो है निकोटिन। अ डिसीज कॉज्ड बाय एलर्जिक डिसीज इज कॉल्ड। तो इनमें से कौन सी डिसीज है जो किसी एलर्जन के कारण होगी? अस्थमा, ट्यूबरक्लोसिस, कैंसर या फिर गैस्ट्रोएंटराइटिस। क्या है जो एलर्जी के कारण हो सकती है? तो वो यहाँ पे अस्थमा। क्या है? अस्थमा। जो टीबी, ट्यूबरक्लोसिस है तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लाई के द्वारा होगी। कैंसर पर्टिकुलर रीजन में जेनेटिक्स भी हो सकता है, रेडियो एक्टिव मटेरियल में आप एक्सपोज हुए हैं तो भी हो सकता है। गैस्ट्रोएंटराइटिस है जो एक तरीके का इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन है आपकी आंतों में, गैस्ट्रिक में। लेकिन यहाँ पर एलर्जिक डिसीज़ के बारे में पूछा है तो हो सकता है अस्थमा हो सकता है, हे फीवर हो सकता है। क्लियर? नेक्स्ट वन, एन एडल्ट हैज़ हाउ मेनी लीटर ऑफ ब्लड इन हिज बॉडी। तो एक एडल्ट ह्यूमन बॉडी में कितना ब्लड रहेगा? 7 to 8, 5 to 6, 9 to 10 या फिर 2 to 3। एडल्ट ह्यूमन बॉडी में कितना है जो ब्लड रहेगा? कितना रहेगा? तो ये रहेगा यहाँ पर जनरली 5 से 6 लीटर तक। कितना? 5 to 6 लीटर तक। क्लियर? यहाँ पे यदि हीमोग्लोबिन पूछे तो वो वैल्यू अलग होगी। क्या है? HB की जो वैल्यू है, क्या हीमोग्लोबिन वैल्यू है, फीमेल में एज कंपेयर टू मेल के क्या रहेगी? कम रहेगी। फीमेल में यदि हम बात करते हैं तो कितनी होती है? 12.1 से लेके 15.1 तक। और यदि मेल में बात करें हम तो 13.6 से 17.7 तक नॉर्मल रेंज में रखी जाती है। तो आपको एग्जाम में वैल्यू पूछी जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, सेवरल पर्सन इन अ टाउन गॉट द अटैक ऑफ ल्यूकेमिया, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी पॉसिबल रीजन फॉर दैट। तो यदि किसी गांव में या कस्बे में, यहाँ पे टाउन कहा है, अटैक होता है ल्यूकेमिया मतलब ब्लड कैंसर के बहुत ज़्यादा सडनली केसेस आते हैं, तो एक साथ इतने केसेस आने का रीज़न क्या हो सकता है? एक्सपोज्ड टू रेडिएशन, ड्रिंकिंग पॉल्यूटेड वाटर, स्मोकिंग या फिर ब्रीदिंग इन इम्प्योर एयर। ल्यूकेमिया और ब्लड कैंसर इसको कहा जाता है। क्या है? ब्लड कैंसर और ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया के लिए या तो जेनेटिक्स रिस्पॉन्सिबल हो सकता है या फिर रेडिएशन के कारण हो सकता है, और अचानक से जेनेटिक्स कुछ पर्सन में रिस्पॉन्सिबल होगा, वहाँ की जो पूरा टाउन है, वहाँ की पूरी जनता को नहीं होगा। उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होगा वो क्या होगा? एक्सपोज्ड टू रेडिएशन। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, द एनर्जी वैल्यू ऑफ विच इज़ मोर देन दैट ऑफ अदर। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कहा है कि एनर्जी वैल्यू किसकी सबसे ज़्यादा है दूसरों के कंपेयर में? फैट की, स्टार्च की, प्रोटीन की कि शुगर की? किसकी एनर्जी वैल्यू ज़्यादा है? तो वो सबको पता है, वो है फैट की। किसकी? फैट की। एज कंपेयर करें हम प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट या शुगर से। शुगर का मतलब कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन स्टार्च, लेकिन सबसे ज़्यादा किसकी होगी? वो होगी फैट की। अगला क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन अमीनो एसिड मॉलिक्यूल्स कंबाइन टुगेदर इज कॉल्ड। तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा जब अमीनो मॉलिक्यूल्स हैं, अमीनो एसिड के मॉलिक्यूल्स एक साथ आ जाते हैं? तो न्यूक्लिक एसिड, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट या फिर प्रोटीन। तो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन और आता है कि अमीनो एसिड, प्रोटीन का ब्रेकडाउन होके क्या बनेगा? अमीनो एसिड। और अमीनो एसिड बहुत सारे इकट्ठे होके क्या बनाएंगे? प्रोटीन।
या फिर आपको ये पूछ सकते हैं प्रोटीन की जो स्ट्रक्चरल यूनिट है वो क्या है, तो वो है अमीनो एसिड। नेक्स्ट वन, वुमन हैविंग नॉर्मल लिम्स may sometimes give birth to babies with deformed limbs. This must be due to, तो यदि कोई लेडी है उसके नॉर्मल लिम्स हैं, लिम्स का मतलब हाथ पैर हैं जो नॉर्मल है, 2 हाथ 2 पैर, बाकायदा अच्छी उंगली है, सब कुछ है, लेकिन जो बच्चे को, वो जिस बच्चे को जन्म देती है तो उसमें डिफॉर्म्ड लिम्स हो सकता है, एक हाथ छोटा हो या फिर हो सकता कि अपाहिज हो बच्चा, किसी भी तरीके से डिफॉर्मिटी हो सकती है। तो ये किसके कारण होगी? स्पॉन्टेनियस जनरेशन के कारण, म्यूटेशन के कारण, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर के कारण या फिर नेचुरल सिलेक्शन के कारण। किसके कारण ये प्रॉब्लम हो सकती है? तो जनरली जो डिफॉर्म्ड और लिम्ब है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा क्या? म्यूटेशन। क्या होगा? म्यूटेशन की प्रोसेस होती है वो। नेक्स्ट वन, हॉर्मोन्स आर ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू द, तो हमारे शरीर में हॉर्मोन्स है, पूरी बॉडी में क्या होते हैं? सर्कुलेट होंगे, ट्रांसपोर्ट होंगे, किसके द्वारा? नर्व्स के थ्रू, ब्लड के थ्रू, लिम्फ के थ्रू की मसल्स के थ्रू। तो हॉर्मोन्स है जो हमारी बॉडी में, पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होते हैं, किसके थ्रू? ब्लड के थ्रू। क्योंकि जब आप कई बार टेस्ट भी कराया जाता है तो ब्लड में ही चेक किया जाती है। यदि आप TSH कराते हैं, पैराथार्मोन चेक कराते हैं, कुछ भी चेक कराते हैं तो ब्लड सैंपल लिया जाता है। तो हमारी बॉडी में जो हार्मोन का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो किसके द्वारा होता है? ब्लड के द्वारा। नेक्स्ट वन, डेफिशिएंसी ऑफ इन विच फूड कॉज सिंपल ग्वाइटर, यदि आपके खाने में किसकी कमी हो जिसके कारण सिंपल ग्वाइटर है, जो हो सकता है सोडियम की, आयरन की, आयोडीन की, कि कैल्शियम की, आपके खाने में किसकी कमी से ग्वाइटर होगा? तो होगा आयोडीन की कमी से। क्योंकि जो थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, इसके स्टिमुलेशन के लिए जो आयोडीन है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ग्वाइटर कहाँ पे होता है? थायराइड ग्लैंड में ही आपकी। नेक्स्ट वन, कॉर्टिसोन इज यूज्ड एज एन इफेक्टिव एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग इन द ट्रीटमेंट ऑफ, तो कॉर्टिसोन एक क्या है? हार्मोन है। क्या है? हार्मोन है। इसको एज एन एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग के तौर पे किस बीमारी को ट्रीट करने में यूज़ किया जाएगा? हाई ब्लड प्रेशर के लिए, आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस के लिए, अर्थराइटिस के लिए, कि डायबिटीज़ के लिए? तो कॉर्टिसोन का इस्तेमाल किसके लिए? एज एन एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग के तौर पे यूज़ किया जाएगा। इंसुलिन डायबिटीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। किसके लिए? डायबिटीज़ के लिए। एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होगा? आर्टरीज में डिपोजिशन होगा, किसका? जो प्लक बना हुआ है उसका, उसके लिए स्टेटन यूज़ किए जाते हैं घोलने के लिए। जो आपके ट्राइग्लिसराइड्स क्या बनाएंगे? प्लक बनाएंगे, विसरल फैट इकट्ठा करेंगे उसके लिए। लेकिन हाई BP के लिए दूसरी मेडिसिन यूज़ होंगी, ना कि कार्टिसोन। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? अर्थराइटिस। एज एन एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग के तौर पे यहाँ पर इन्फ्लामेशन वाली जो कंडीशन है ओनली अर्थराइटिस ही है, अर्थराइटिस ही है। तो कॉर्टिसोन को है जो यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट वन, डेफिशिएंसी ऑफ थायरॉक्सिन इन एडल्ट लीड टू अ कंडीशन कॉल्ड, तो यदि एडल्ट में क्या है? एडल्ट में थायरॉक्सिन की कमी होती है तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? क्रेटिनिज्म, मिक्सोडीमा, ग्रेव्स डिसीज, कौन सी कंडीशन हो सकती है? तो यदि आपके बॉडी में थायरॉक्सिन की कमी होती है, क्या है? थायरॉक्सिन की कमी होगी तब क्या होगा? मिक्सोडीमा। क्या होगा? मिक्सोडीमा। लेकिन यदि आपके जब तीनों हार्मोन T3, T4, TSH क्या है? डिस्टर्ब हो, तो जब आपके थायराइड हार्मोन है डिस्टर्ब हो तब जो कंडीशन होगी वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी क्रेटिनिज्म। क्या होगी? क्रेटिनिज्म। फिर है यहाँ पर आपकी ग्रेव्स डिसीज। क्या है? ग्रेव्स डिसीज, जिसको वेस्डो डिसीज के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें आपकी जो थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, इसमें ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होने के चांसेस रहेंगे। तब क्या होगा? ग्रेव्स डिसीज। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? थायरॉक्सिन के यदि कमी होती है एडल्ट में तो क्या होगा? मिक्सोडीमा। नेक्स्ट वन, द हार्मोन दैट इज इंजेक्टेड टू प्रेग्नेंट वुमेन एट द टाइम ऑफ डिलीवरी इज कॉल्ड, कौन सा हार्मोन है प्रेग्नेंट वुमेन में इंजेक्ट किया जाता है डिलीवरी के टाइम पर? वैसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन, एंड्रोजन या फिर एस्ट्रोजन? कौन सा हार्मोन इंजेक्ट किया जाएगा वुमेन को एट द टाइम ऑफ डिलीवरी? तो वो होता है ऑक्सीटोसिन। ये दिया जाता है प्रॉपर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस लाने के लिए। किसके लिए?
प्रॉपर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन लाने के लिए हार्मोन दिया जाता है, क्योंकि जब प्रॉपर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आएंगे रेट रिदम जो टाइमिंग है उसके अकॉर्डिंग, तभी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। और ऑक्सीटोसिन का इस्तेमाल भी यहाँ पे प्रेग्नेंट वुमेन को डिलीवरी के टाइम पे तो दिया ही जा रहा है। आफ्टर डिलीवरी यदि पीपीएच की कंडीशन डेवलप होती है, पोस्टपार्टम हेमरेज की कंडीशन डेवलप होती है, तब भी ऑक्सीटोसिन हार्मोन दिया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट वन, द आउटर लेयर ऑफ द आईवॉल इज, आईवॉल की आउटर लेयर कौन सी है? स्क्लेरा, कोरोइड्स, रेटिना या फिर कंजक्टिवा। तो आउटर लेयर कौन सी है आईवॉल की? तो आईवॉल की आउटर लेयर है क्या? स्क्लेरा, जो कि वाइट कलर की ओपेक मेम्ब्रेन है, क्या कहलाएगी? स्क्लेरा। नेक्स्ट है यहाँ पर, और यदि पूछे आपसे कि जो कॉर्निया है कैसे होती है? क्लियर, थिन, डोम शेप्ड है, वो क्या है? कॉर्निया। मिडिल क्या है? कोरोइड। नेक्स्ट वन, द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, तो हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो वो क्या है? स्टेपस। क्या है? स्टेपस, जो कि कान में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंक्लूड, और स्टेपस से लेके आपको 3 चीज़ें याद रखनी है। पहली, स्टेपस कहाँ पे? कान में पाई जाती है, सबसे छोटी बोन है। साथ ही साथ ईयर ऑसिकल्स में कंपोज 3 बोन होती हैं, मिलियस, इनकस, स्टेपस, और दोनों कानों की मिला के कितनी होंगी? 6। नेक्स्ट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंक्लूड्स, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम किससे मिलके बनता है? ब्रेन एंड क्रेनियल नर्व से, क्रेनियल नर्व एंड स्पाइनल कॉर्ड से, स्पाइनल नर्व और ब्रेन से, या फिर स्पाइनल नर्व एंड ब्रेन से। किससे बनेगा? जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये बनता है स्पाइनल नर्व्स और ब्रेन से मिलके। किससे? स्पाइनल नर्व और ब्रेन से मिलके। सॉरी फॉर दैट, यहाँ पर ऑप्शन सी और डी दोनों सेम दिए हुए हैं। नेक्स्ट इज शॉर्ट साइटेडनेस कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग स्पेक्टिकल्स विथ विच लेंस, तो यदि जिसको नियर साइटेडनेस और शॉर्ट साइटेडनेस निकट दृष्टि दोष है, तो उसके लिए कौन से जो उसके चश्मे बनेंगे, ग्लासेस बनेंगे, उसमें कौन सा लेंस लगाया जाएगा? कॉनकेव, कॉन्वेक्स, सिलेंड्रिकल या फिर ओपेक। यदि जिसको दूरदृष्टि दोष है, फार साइटेडनेस है, तब यूज होगा कॉन्वेक्स। क्या होगा? तब होगा कॉन्वेक्स। यदि नियर साइटेडनेस और शॉर्ट साइटेडनेस है, तब यूज होगा क्या? कॉनकेव। कौन सा? कॉनकेव लेंस। नेक्स्ट वन, नॉर्मल शुगर लेवल इन आवर ब्लड इज, तो हमारे शरीर में ब्लड शुगर लेवल कितना होता है? 95 to 125 mg पर DL, सॉरी पर 100 ml, 65 to 130 mg पर 100 ml, 80 to 120 mg पर 100 ml, या फिर 90 से 140 mg पर 100 ml। नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल कितना होता है? तो होता है 80 से 120 mg पर DL। बिलो 80 यदि फास्टिंग ब्लड शुगर चेक करते हैं, बिलो 80 जाता है तो प्री डायबिटिक हैं आप, अब 120 जाता है तो डायबिटिक हैं। नेक्स्ट वन, लेबर टेक्स प्लेस, यदि इससे कम होता है तो हाइपोग्लाइसीमिया, ज़्यादा होता है तो हाइपरग्लाइसीमिया। अगला क्वेश्चन है, लेबर टेक्स प्लेस आफ्टर हाउ मेनी डेज ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, तो LMP के बाद से लेबर में कितना टाइम लगता है? तो वो लगते हैं 280 दिन, 365 तो दिन ही होते हैं, या तो 10 लूनार मंथ्स कह सकते हैं, 280 दिन कह सकते हैं, या फिर 38 to 42 वीक्स कह सकते हैं। लेकिन जब प्रेगनेंसी 42 हफ्तों से ज़्यादा जब की जाएगी, वो कहलाती है पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी। यदि यही प्रेगनेंसी 37 हफ्तों के पहले हो जाए डिलीवरी, तो वो कहलाती है प्री टर्म डिलीवरी, और यदि आफ्टर 37 हो तो वो होगी टर्म डिलीवरी। क्लियर? LMP आपका यहाँ पे एग्जाम में EDD पूछ सकते हैं, क्योंकि बहुत आता है एग्जाम में क्वेश्चन। तो नेगल्स फॉर्मूला आपको यूज़ करना है, मोस्टली वही आप लगा के ईजी है आपको याद करना। यहाँ पर LMP का फर्स्ट डे क्या है? लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का पहला दिन प्लस 9 मंथ्स प्लस 7 डेज इक्वल टू एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी और एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। नेक्स्ट वन, आपको हो सकता है एग्जाम में LMP बता दिया जाए कि पीरियड्स, लास्ट पीरियड का जो पहला दिन था, लास्ट पीरियड का पहला दिन था 12 दिसंबर था, लेकिन लास्ट पीरियड का फर्स्ट डे जिस दिन से स्टार्ट हुए वो बताया जाएगा, वो आपको EDD कैलकुलेट करने को पड़ जाए।
या फिर ईडीडी दे दी जाए, आपको पूछा जाए कि आपको कंसीडर करना है कि एलएमपी क्या रहा होगा। नेक्स्ट वन, साइन और ट्रू लेबर आर ऑल फॉलोइंग एक्सेप्ट। ट्रू लेबर पेन के सभी साइन है किसी एक को छोड़कर। पेनफुल रिदमिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, डायलिटेशन ऑफ द ओस, फीटल मूवमेंट या फिर शो। ब्लड शो देखने को मिलता है जो सर्वाइकल म्यूकस प्लग का जो कैप बन जाता है कंसीव करने के बाद, जैसे ही मेम्ब्रेन रप्चर होती है प्लग ओपन होता है और जो ब्लड आता है वो कहलाता है ब्लड शो। डायलिटेशन ऑफ द ओस, सर्विक्स है जो डायलेट होना स्टार्ट होती है। पेनफुल रिदमिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आएंगे, कंटिन्यूसली बढ़ते जाएंगे, लेकिन फीटल मूवमेंट ट्रू लेबर के टाइम पे फील नहीं होता है, जस्ट बिकॉज जो फीटस क्या है नीचे की तरफ एंगेज हो जाता है और आफ्टर दैट फीटल मूवमेंट फील नहीं होते हैं, इसीलिए नॉन स्ट्रेस टेस्ट करके बार बार चेक किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट इज साइन ऑफ सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा आर ऑल फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो प्लेसेंटल सेपरेशन होता है तीसरी स्टेज में लेबर की, कि सभी लक्षण है किसी एक को छोड़कर। लेंथनिंग ऑफ द कॉर्ड एट वुल्वा, गस ऑफ ब्लड इज सीन, फंडस राइजेस अप टू अम्बलाइकस, टेम्परेचर राइजेस। तो प्लेसेंटल सेपरेशन के सभी साइन है किसी एक को छोड़कर। कॉर्ड है जो वल्वा तक आएगी, ब्लड अचानक से इकट्ठा देखने को मिलेगा, फंडस राइज होगी अम्बलाइकस तक, टेम्परेचर है जो नहीं बढ़ेगा, लो होता है, ठंड फील होती है जैसे ही प्लेसेंटा बाहर आता है, टेम्परेचर है यहाँ पे नहीं बढ़ता। टेम्परेचर बढ़ता है जब इन्फेक्शन होता है, वो तुरंत तो पता नहीं चलेगा, आफ्टर 24-48 आवर के बाद है जो पता चलेगा। नेक्स्ट वन, a vitamin that is generally used therapeutically used in nausea vomiting in pregnancy। तो एक विटामिन यूज़ किया जाता है प्रेगनेंसी में, एक विटामिन यूज़ किया जाता है नोजिया वॉमिटिंग के लिए। यदि प्रेगनेंसी में नोजिया वॉमिटिंग होता है क्या कहलाएगा? हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम। इसके लिए ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, HCG हार्मोन। अब यहाँ पर क्या है जो विटामिन यूज़ किया जाएगा? तो वो होता है पायरिडॉक्सिन। कौन सा विटामिन होता है? पायरिडॉक्सिन, जो कि यूज़ किया जाएगा किसको ट्रीट करने के लिए? यदि प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग नोजिया होता है उसके लिए। क्लियर? अभी देखिए दिया है यहाँ पे क्वेश्चन, आपको ईडीडी कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन में है यहाँ पर, इफ अ वुमेन LMP इज 20 अप्रैल 2020 एंड व्हाट इज द ईडीडी? 20 अप्रैल है जो LMP का फर्स्ट डे है, 20 अप्रैल 2020 ईडीडी क्या निकल के आएगी? अब यहाँ पे मैंने आंसर ऐड नहीं किया है, आंसर आप कैसे निकालेंगे? 20 अप्रैल प्लस 9 मंथ्स प्लस 7 डेज, क्या निकलेगा? अप्रैल से मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, क्या होगा? 20 जनवरी प्लस 7 डेज, 20 जनवरी प्लस 7 डेज। तो यहाँ पे आपका 20 अप्रैल से लेके 9 महीने ये कैलकुलेट करना है आपको, प्लस 7 दिन जोड़ देना है, तो अब आप निकालना कि आपकी ईडीडी क्या आएगी। मैंने यहाँ पे लिख दिया डायरेक्ट। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन, पास इन द फर्स्ट स्टूल ऑफ न्यूनेट आफ्टर द बर्थ। आफ्टर द बर्थ के बाद बेबी जो अपना फर्स्ट स्टूल पास करेगा वो क्या कहलाएगा? लोचिया, कोलेस्ट्रम, परपेरा या फिर मेकोनियम। तो आफ्टर डिलीवरी जो न्यूबॉर्न बेबी अपना फर्स्ट पासिंग स्टूल ग्रीनिश टाइप का होगा वो पास करेगा, वो कहलाएगा क्या? मेकोनियम। क्या होगा? मेकोनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट्स इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ। तो डॉट्स का यूज़ है जो किसको ट्रीट करने में होता है? सबको पता है, ट्यूबरक्लोसिस को ट्रीट करने में यूज़ किया जाता है। अब इसकी आपको एग्जाम में मोस्ट ऑफ दी या तो ड्यूरेशन पूछते हैं या कैटेगरी वाइज ड्रग पूछते हैं। तो कैटेगरी फर्स्ट की आपको ड्रग पूछ सकते हैं। क्या है? कैटेगरी फर्स्ट की ड्रग पूछ सकते हैं, कैटेगरी सेकंड की पूछ सकते हैं, कैटेगरी थर्ड की पूछ सकते हैं। ड्यूरेशन की बात करें तो एटलीस्ट डॉट ट्रीटमेंट है जो 6 मंथ तक चलता है। कितना? 6 मंथ तक डॉट ट्रीटमेंट की दिया जाता है, किसके लिए? ट्यूबरक्लोसिस को ट्रीट करने के लिए। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉन्टेनेल इन चाइल्ड इज द फर्स्ट टू क्लोज। तो सबसे पहले कौन से फॉन्टेनेल क्लोज होंगे? फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, स्फेनॉइड या फिर मास्टॉइड। सबसे पहले क्लोज होने वाले फॉन्टेनेल होते हैं ऑक्सीपिटल और पोस्टीरियर फॉन्टेनेल। कौन से?
ऑक्सीपिटल और पोस्टीरियर फॉन्टेनेल, जो कि 2 से 3 महीने की एज में बच्चों में क्लोज हो जाते हैं। दूसरे यहाँ पे देखिए दिए हुए हैं पूरे फॉन्टेनेल, एंटीरियर ऑक्सीपिटल और पोस्टीरियर सेम फॉन्टेनेल जनरली, जो कि 2 से 3 महीने में क्लोज होंगे आफ्टर बर्थ। स्फेनॉइड जनरली 6 मंथ, क्या है 6 मंथ की एज तक क्लोज होंगे। मास्टॉइड जो कि 6 to 18 मंथ में, और एंटीरियर भी 12 to 18 मंथ का। सबसे लास्ट में जो क्लोज होते हैं एंटीरियर फॉन्टेनल, 1 साल से लेके 18 महीने की उम्र तक के क्लोज हो सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे फिश इज द सोर्स ऑफ ऑल एक्सेप्ट, तो फिश सभी का सोर्स है किसी एक को छोड़कर। आयरन, आयोडीन, विटामिन, फॉस्फोरस, मछली में आयोडीन होगा, विटामिन होगा, फॉस्फोरस होगा, लेकिन आयरन है जो नहीं पाया जाएगा। क्या है? आयरन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कन्वेंशनल कॉन्ट्रासेप्टिव, तो यहाँ पर कन्वेंशनल कॉन्ट्रासेप्टिव कौन सी है? कंबाइंड पिल, आईयूडी, कॉन्डोम या फिर मिनी पिल। कन्वेंशनल का मतलब है कि जो इजीली यूज़ की जा सकती है और यहाँ पर चीप भी है, तो वो होगी यहाँ पर क्या? कॉन्डोम। कॉन्डोम है जिसको सबसे कन्वेंशनल, सबसे चीप, सबसे सेफ, एक ऐसी ओनली मेथड है जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज को भी प्रिवेंट कर सकती है, तो वो कौन सी? वो है कॉन्डोम। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द इंसेक्टिसाइड्स इज यूज्ड एज अ स्प्रे, तो यहाँ पर कौन सा है जो एज एन स्प्रे के तौर पे यूज़ किया जाएगा इंसेक्टिसाइड्स? पेरिस ग्रीन, एबेट, पायरेथ्रम या फिर मिनरल ऑयल। तो जो इंसेक्टिसाइड होगा एज ए स्प्रे की तरह यूज़ किया जा सकता है तो होगा पायरेथ्रिन। क्या है? पायरेथ्रिन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, क्लिनिकल आइडियली यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टिंग स्पुटम, तो स्पुटम को कौन सा केमिकल है स्पुटम को डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज़ करेंगे? क्रिजोल, डेटॉल, सेवलॉन या फिर फिनॉल। तो यदि स्पुटम है तो ब्लीचिंग पाउडर या फिर क्रिजोल से, किससे? क्रिजोल से, या फिर जो ब्लीचिंग पाउडर है उससे है जो डिसइंफेक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन, सेंसस इज कैरिड आउट एट रेगुलर इंटरवल ऑफ, जनगणना है जो रेगुलर कब की जाती है? 5 साल में, 10 साल में, 7 की 15 साल में। तो जनगणना है हमेशा की जाती है एवरी 10 ईयर में। कब? हर 10 साल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, वैक्सीन करियर शुड आइडियली हैव नंबर ऑफ आई स्पेक्स, तो वैक्सीन करियर में कितने आई स्पेक्स है जो हो सकते हैं? 1, 2, 3, 4। कितने होंगे वैक्सीन कैरियर में? तो होंगे टोटल 4। कितने? टोटल 4। नेक्स्ट वन, द डोज ऑफ एलिमेंटल आयरन इन फॉलिक टैबलेट गिवन टू प्रेग्नेंट वुमेन अंडर आरसीएच प्रोग्राम, तो आरसीएच प्रोग्राम के तहत आयरन फॉलिक एसिड का कितना डोज दिया जाएगा प्रेग्नेंट वुमेन को? 60 mg, 80 mg, 50 mg या फिर 100 mg। कितना डोज दिया जाएगा आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट का प्रेग्नेंट वुमेन में आरसीएच प्रोग्राम के तहत? होगा 50 mg। कितना? 50। एजुकेशन टेक्निक मोस्ट suited फॉर इंट्रोड्यूसिंग द करेक्ट यूज ऑफ ORS अमंग रूरल मदरसेज, कौन सी टेक्निक है? यदि गांव के इलाके में, गांव वाले एरिया में आपको हेल्थ एजुकेशन बताना है ORS के बारे में, तो कैसे बताएंगे? ग्रुप डिस्कशन से, फ्लैश कार्ड, डेमोन्स्ट्रेशन या फिर फ्नेलन क्राफ्ट से ORS के बारे में आपको सही तरीके से बताना है कि कैसे ORS घोल को बनाना है आपको, तो वो आपको उनके सामने डेमोन्स्ट्रेट करके बताना होगा। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब सीधा आपको सामने उनके ORS घोल के बताना होगा। यदि फैमिली प्लानिंग नॉर्म्स के लिए इसी तरीके से पूछें तो वो रोल प्ले करके बताना है, वहाँ डेमोन्स्ट्रेशन मत आप कराना। नेक्स्ट वन, ऑल आर एंटी स्कैबीज प्रिपरेशन एक्सेप्ट, तो सभी एंटी स्कैबीज प्रिपरेशन है, दैट मीन्स स्कैबीज जो ईच माइट, बोरो ईच माइट के थ्रू होगा उसके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किए जाएंगे किसी एक को छोड़कर। BHC, लिंडेन, परमेथ्रिन, वेंजाइल बेंजोएट या फिर मेलाथियोन। क्या है जो एंटी स्कैबीज प्रिपरेशन में नहीं आएगा? क्या है जो एंटी स्कैबीज प्रिपरेशन में नहीं आएगा? लेकिन जो मेलाथियोन लोशन है वो यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं होगा। मेलाथियोन है जो जनरली लाइस हैं, लाइस का मतलब जुएं वगैरह हैं, उनको मारने के लिए यूज़ किया जाए। किसके लिए? जुओं के लिए, जनरली हेड लाइस है उसके लिए, ना कि ईच माइट के लिए।
क्लियर। बाकी सभी है जो स्कैबीज को ट्रीट करने में यूज़ किया जाएगा। मेलाथिन है तो यहाँ पर हेड लाइस के लिए, जिनको जुए हो तो वो लोग लाके लगा लेना। नेक्स्ट वन, ऑल आर टेस्ट यूज फॉर बैक्टीरियोलॉजिकली क्वालिटी टेस्टिंग ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एक्सेप्ट। तो पानी में जो बैक्टीरियोलॉजिकल क्वालिटी है वो कैसी है उसके लिए सब टेस्ट किए जाएंगे किसी एक को छोड़कर। मल्टीपल ट्यूब मेथड, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन टेक्निक, कॉलोनी काउंट या फिर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, सभी टेस्ट किए जाएंगे किसी एक को छोड़कर कि पानी में जो बैक्टीरियोलॉजिकल क्वालिटी कैसी है। तो उसके लिए बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड नहीं किया जाएगा, बाकी सब कुछ है जो किया जाएगा। ड्यूरिंग एन एपिडेमिक ऑफ कोलेरा, वेल्स शुड बी डिसइंफेक्टेड आइडियली। यदि किसी एरिया में कोलेरा फैला हुआ है तो वहाँ के कुएँ हैं जो कब साफ करना है, एवरीडे, 2 दिन में, 3 दिन में कि 1 दिन में। कोलेरा के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है, बैक्टीरिया विब्रियो कोलेरा। और वहाँ के कुओं में, क्योंकि कोलेरा गंदा पानी पीने से ही होता है, गंदा खाना खाने से होगा, तो वहाँ के कुओं को आपको एवरीडे डिसइंफेक्ट करना है। कैसे, ब्लीचिंग पाउडर के थ्रू है जो आप कुएं को डिसइंफेक्ट कर सकते हैं डेली। नेक्स्ट वन, ऑल आर द कंपोनेंट ऑफ अंडर 5 क्लिनिक एक्सेप्ट, सभी कंपोनेंट है अंडर 5 क्लिनिक के किसी एक को छोड़कर। इम्यूनाइजेशन, ग्रोथ मॉनिटरिंग, ओरल रिहाइड्रेशन या प्रेफरल ट्रीटमेंट, सभी अंडर 5 क्लिनिक के किसी एक को छोड़कर। तो वो होगा यहाँ पे आपका रेफरल ट्रीटमेंट। देखिए अंडर 5 में क्या है आपका, केयर इन इलनेस, फैमिली प्लानिंग, इम्यूनाइजेशन, एडिकेट न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन। रेफरल सर्विसेज अंडर 5 में आपकी इंक्लूडेड नहीं है। नेक्स्ट वन, ऑल आर ट्रू ऑफ प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट एक्सेप्ट, तो सभी फूड एडल्ट्रेशन एक्ट का हिस्सा है, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट का पार्ट है किसी एक को छोड़कर। प्रिस्क्राइब्स मिनिमम स्टैंडर्ड्स, इज नॉट मैंडेटरी, पनिशमेंट इंक्लूड इम्प्रिजनमेंट, लेटेस्ट अमेंडमेंट वॉज इन द ईयर 1986। प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट को लेके मिनिमम स्टैंडर्ड भी है, यहाँ पे पनिशमेंट की बात की गई है कि यदि कुछ मिलावट करते हैं तो पनिशमेंट भी होगी, पनिशमेंट में जेल भी जा सकते हैं। लास्ट अमेंडमेंट कब हुआ था, 1986 में। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, इट इज़ नॉट मैंडेटरी, बिल्कुल ही मैंडेटरी है। अदरवाइज जो दुकानदार हैं वो उपभोक्ताओं को पता नहीं क्या मिला के खिला दें। अभी आपको एग्जाम में आ सकता है कि उपभोक्ता दिवस, तो वो है 24 दिसंबर को, कंज्यूमर वाला जो डे है वो कब है, 24 दिसंबर को। नेक्स्ट वन, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में सभी इंक्लूडेड हैं, हिस्सेदार हैं किसी एक को छोड़कर। इन्फेंट मोर्टालिटी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट एज 1, पर कैपिटा, जीएनपी या फिर लिटरेसी। फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में इन्फेंट मोर्टालिटी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, पर कैपिटा इनकम भी है, लेकिन लिटरेसी इसका हिस्सा नहीं है, इसका हिस्सा नहीं है। अब एक क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, आंसर आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में करना। क्वेश्चन है, इंक्यूबेशन पीरियड इज लेस देन 3 days इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो इंक्यूबेशन पीरियड 3 दिन से भी कम का है सभी में किसी एक को छोड़कर, मतलब जिसमें ज़्यादा होगा वो पूछा है यहाँ पे। इन्फ्लुएंजा, कोलेरा, मम्स या फिर स्टेफाइलोकोकल फूड पॉइजनिंग। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना। इसमें क्वेश्चन में है कि इंक्यूबेशन पीरियड 3 दिन से भी कम है, मतलब आपकी बॉडी में इन्फेक्शन हुआ विद इन 3 days के अंदर आपकी बॉडी लक्षण दिखाएगी, लेकिन एक ऐसा है इसमें जिसमें 3 दिन से ज़्यादा है, तो वो आपको बताना है। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। कोई भी डाउट रह जाते हैं तो आप बेझिझक होकर पूछ सकते हैं, और जिनको भी पेपर्स परचेस करना है वो डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके पेपर्स PDF परचेस कर सकता है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।